अध्याय 21,000। ट्रांसम्यूटेटर ने अपना काम पूरा कर लिया था। एडम का पहला तटस्थ जीन तैयार कर लिया था। वह इसका इस्तेमाल किसी भी राक्षस के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कर सकता था, कम से कम आंशिक रूप से, लेकिन अब उसके सामने एक और महत्वपूर्ण काम था। एडम ने विकास वृक्ष की ओर अपना रास्ता बनाया, जो राजसी और लचीला था, उसकी शक्ति का आधार। उसने बर्फ की तरह सफेद छाल को छुआ, और पेड़ कांप उठा। लॉक तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक तटस्थ जीन का उपयोग करें। एडम ने कठोर आवाज सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। जरूर, मैं यहीं के लिए आया हूं। अब समय आ गया है कि देखूं कि मुझे और मजबूत बनने के लिए क्या करना होगा। फिर एक ग्रे गोला उसकी इच्छा से विकास वृक्ष में उड़ गया। वास्तव में यह समुद्र में केवल एक बूंद या पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला तारा था जिसे एडम को जीतना था। हालांकि सबसे बड़ी ज्वाला भी एक कमजोर और क्षणभंगुर चिंगारी से प्रज्वलित हो गई, जिसने किसी महत्वपूर्ण चीज को जन्म दिया। कांपना, कांपना, कांपना। विकास वृक्ष कांप उठा, थोड़ा ऊंचा हो गया, सिर्फ 1 मिलीमीटर, और प्रारंभिक जीन के चारों ओर के घेरे के नीचे कुछ दिखाई देने लगा। लंबे सिरे और थोड़ा अंदर की ओर खींची हुई धनुषाकार पसलियों वाला एक त्रिकोणीय निशान पेड़ की छाल पर उकेरा गया था। यह एक ताला था। फिर 3 चाबी के छेद दिखाई दिए, प्रत्येक छोर के लिए एक। उन्हें खोलने के लिए चाबियों की जरूरत थी, लेकिन यह एडम के रास्ते में पहली बाधा नहीं थी। उससे पहले उसे किसी और चीज से छुटकारा पाना था। वूश! इवोल्यूशन ट्री के तने के चारों ओर बंधी हुई काली जंजीरों की एक भीड़ ने चाबी के छेदों को बंद कर दिया। लॉक के केंद्र में एक भंवर पैटर्न दिखाई दिया, जो समुद्र के निचले इलाकों की तरह गहरा और काला था। अपना लॉक हटाएं। 0/1000 तटस्थ जीन। अरे, हालांकि मैंने इसके बारे में दस्तावेज में पढ़ा था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना वास्तव में डराने वाला है। हालांकि यह अभी तक की सबसे बड़ी समस्या नहीं है ना? एडम ने भंवर को देखते हुए बड़बड़ाया। वह इतिहास में पहला फैंटम नहीं था, इसलिए वह अन्य फैंटमों को जानता था। एडम ने भंवर की ओर देखा, कड़वी मुस्कान बिखेरी और वास्तविक दुनिया में लौट आया। सिल्वाना से नजर मिलते ही उसकी आंखों की चमक थम गई। कैसे हुआ? सिल्वाना ने लंबे समय तक पूछा। एडम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं ट्रांसम्यूटेटर को बुलाने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय बात है। हालांकि अब मुझे पता है कि तटस्थ जीन कैसे प्राप्त करें, भले ही मुझे डर है कि जंजीरों को हटाने के लिए 1000 प्राप्त करने में मुझे महीनों लगेंगे। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह उतना नहीं है जितना लगता है। हालांकि इसे पाने के लिए निश्चित रूप से मेहनत करनी होगी। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अलग अलग खतरा स्तर किसी कारण से मौजूद हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ जटिल है। इसलिए ट्रांसम्यूटेटर के साथ आप एक हरे खतरा स्तर के जीन को 10 तटस्थ जीन में बदल सकते हैं। इसलिए आपको 100 हरे खतरा स्तर के राक्षसों या 10 नीले खतरा स्तर के राक्षसों को मारना होगा। सिल्वाना ने समझाया। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक प्राइम ब्लू थरेट लेवल राक्षस को मार सकता हूं और तुरंत 1000 तटस्थ जीन प्राप्त कर सकता हूं? सिल्वाना ने सिर हिलाया। आपने सही कहा, क्योंकि एक नीला जीन इक्वल्स 100 तटस्थ जीन। फिर आप महल खोलने के अगले और अंतिम चरण पर आएंगे। जरूर, आपने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। एडम ने सिर हिलाया। कुंजी छेद तक पहुंचने और चाबियां बनाने के लिए फैंटम को अंतिम कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसे आरंभिक राक्षस कहा गया। लॉक भंवर के माध्यम से फैंटम को संकेत देता था कि सही राक्षस कहां है, जो भंवर के माध्यम से सभी ऊर्जा को मुक्त करने और जंजीरों को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक था। लॉक को उस विशेष राक्षस के लिए जीन की आवश्यकता थी, और प्रत्येक फैंटम के पास एक अलग शुरुआती राक्षस था। इस मिशन में समस्या ये थी कि अधिकांश मामलों में आरंभिक राक्षस काफी मजबूत और खतरनाक प्राणी थे, जिसके कारण अक्सर फैंटम की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन यह मुख्य समस्या नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि फैंटम को अपने शुरुआती राक्षस को अकेले ही मारना था। अधिक सटीक रूप से सेना या हार्वेस्टर मदद कर सकते थे, लेकिन अन्य फैंटम नहीं, अन्यथा विकास वृक्ष राक्षस के जीन को अस्थिर कर देंगे। जब आप पर्याप्त तटस्थ जीन एकत्र कर लेंगे और अपने शुरुआती राक्षस को हरा देंगे, तब आप अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यह आपके विकास में एक नया कदम होगा। सिल्वाना ने समझाया, तब आपके एक प्रथम श्रेणी के प्रेत बन जाएंगे। K1, इसका क्या मतलब है? एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। उसने जो दस्तावेज पढ़ा था, उसमें इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है, राक्षसों का अपना खतरा स्तर, प्रकार और पुस्तक ग्रेड होता है। मिशनों का कठिनाई स्तर भी होता है, कलाकृतियों का दुर्लभता स्तर होता है। जाहिर है कि फैंटम में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप फायरफॉक्स स्क्वाड में शामिल हुए थे, तो आपको शायद वह आदमी याद होगा जिसने स्कॉचिंग डेजर्ट में छिपकली को नष्ट कर दिया था, है ना? सिवाना ने गंभीर स्वर में पूछा। एडम ने सिर हिलाया। वह डैमियन की शक्ति से बहुत प्रभावित था।
आपको उस स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन के प्राप्त करना पहला कदम होगा। फैंटम्स को सिस्टम में वह उपसर्ग तब मिलता है जब वे लॉक को खोलते हैं और अपने शुरुआती राक्षस को हरा देते हैं। फिर तदनुसार K2, K3 और K4 आते हैं। यहाँ कुछ भी जटिल नहीं है, प्रत्येक पदोन्नति एक कुंजी के लिए है। जब आप दूसरे सकल के रास्ते पर अंतिम चुनौती को पार करते हैं, तो आप आधिकारिक तौर पर दूसरे रैंक के फैंटम बन जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी फैंटम में से केवल 5% ही सभी परीक्षणों को पास कर पाते हैं और पर्याप्त जीन एकत्र कर पाते हैं। बाकी या तो हार मान लेते हैं या मर जाते हैं, हालांकि बाद वाला मामला ज्यादा आम है। सिल्वाना ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए समझाया। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। सिल्वाना ने जो कहा वह समझ में आया और तार्किक लगा। आपने कहा था कि यह सिस्टम में सूचीबद्ध होगा, मिशनों पर V1 या V2 की तरह, लेकिन प्राइम के बारे में क्या? मेरा मतलब है, क्या कोई अन्य विशेष उपसर्ग हैं जो एक फैंटम प्राप्त कर सकता है? सिल्वाना मुस्कुराए, उसके लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ भावना थी। बस अपना NEP खोलो और आप स्वयं देख लेंगे। एडम हैरान था, लेकिन उसने सिल्वाना के कहे अनुसार ही किया। अपनी प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए उसे स्क्रीन के कोने में अपनी आईडी पर क्लिक करना था। एडम विंटर, प्रथम रैंक फैंटम X। इसका क्या मतलब है? एडम ने असमंजस में भौहें उठाई। फैंटम के लिए अतिरिक्त या विशेष पदनाम जो अपने स्तर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों को हरा सकते हैं। आपने अभी तक अपना लॉग भी नहीं दिखाया है, इसलिए तकनीकी रूप से आपके 0 स्तर के हैं, लेकिन आप प्राइम स्टोन गोलियत को हराने में सक्षम थे, ये किसी का ध्यान नहीं गया। सिल्वाना ने संतुष्ट होकर कहा। यह एक ऐसा परिणाम था जिस पर फैंटम और ऑपरेटर दोनों गर्व कर सकते थे। ओह, मैं समझ गया। यह अप्रत्याशित है, लेकिन यह अच्छा है कि कोई आपकी उपलब्धियों की सराहना करे। यह खतरनाक था और अब तक की मेरी सबसे अच्छी लड़ाई थी। एडम ने हैरानी से कहा। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर रुकने के बाद सिल्वाना ने कहा, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी बातें काफी हो गई हैं। अब अभ्यास का समय है, और फिर हम फौज की ओर चलेंगे। फौज। एडम ने अपना सिर झुकाया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, मुझे आज अपना नेक्सस करना है। चलो चलें। हमारे पास खोने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। अध्याय 22, इंक्यूबेटर और सुनहरा अंडा। फौज अतीत में मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थान है। यहीं पर प्रभावी ढंग से मारने और बचाव करने के दोनों तरीके पैदा हुए, चाहे परिवार के नाम पर हो या नफरत के नाम पर, हर किसी का अपना तरीका था। तकनीकी उन्नति के साथ फौज ने अपनी प्रभावशीलता खो दी। तलवारों या कुल्हाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं थी। अगर राइफल से एक सटीक शॉट लड़ाई को खत्म करने के लिए पर्याप्त था, तो मजबूत कवच और लंबे भाले का क्या मतलब था? सेना के लिए सभी हथियार, गोला बारूद और पिस्तौल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान तक कारखानों में बनाए जाते थे। हालांकि गढ़ में फौज थे, आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि फैंटम के लिए। आखिरकार वे ही थे जो मशीन गन की तुलना में तलवार से ज्यादा प्रभावी थे। वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। एडम ने बड़बड़ाते हुए लोहे और स्टील से बने विशाल यांत्रिक गेट को देखा जो किसी दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह था। ये इन्फर्नो फौज है, लोहार पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा है। सिल्वाना ने एक कदम आगे बढ़ने से पहले शांति से कहा। एक जोरदार आवाज के साथ गेट खुला और वह तेजी से टुकड़े टुकड़े होकर खुलने लगा। लोहार, क्या मेरा नेक्सस सचमुच हथौड़े और निहाई के बीच गड़ा जाएगा, जैसे प्राचीन काल में होता था? एडम ने भौहें चढ़ाई। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, आपका नेक्सस किसी तलवार की तरह नहीं बनेगा, ये किसी परजीवी या वायरस की तरह विकसित होगा, उदाहरण के लिए। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है, यह अच्छी तुलना नहीं है। सिल्वाना ने बस कंधे उचका दिए। वे आगे बढ़े। कभी कभी असली रोबोट उनके पास से गुजरे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये तथ्य कि वे मौजूद थे, एडम के लिए आश्चर्य की बात थी। साथ ही ये तथ्य भी कि वे उसकी ओर मुड़े, सिर हिलाया, और आगे बढ़ गए। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही एडम ने अपने लोहार को देखा। उसे हैरानी हुई कि वह एक औसत कद की लड़की थी, जिसके सुनहरे बाल हर तरफ बिखरे हुए थे, बड़ा चश्मा लगा हुआ था और आंखों के नीचे थलियां थीं। मेज पर बिखरे दर्जनों खाली कॉफी के कप उसके लिए उतने ही जरूरी थे जितने की एक सफेद कोट। शुभ दोपहर, सिल्वाना ने सम्मानपूर्वक कहा। श्रीमती ओरेन, क्या आपके पास सब कुछ तैयार है? ओरेन अचानक पलटा और खिलखिलाकर मुस्कुराया। हालांकि उसने सिल्वाना की ओर नहीं देखा, जो उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, बल्कि एडम की ओर देखा और फिर थोड़ी पागल सी नजर से उसकी ओर झपटी। आप एडम विंटर हैं, है ना? हाँ, ये निश्चित रूप से आप ही हैं। आप, ओरेन ने खुशी से कहा, जैसे कोई बच्चा या यूं कहें कि कोई प्रशंसक अपने आदर्श को देख रहा हो।
अरे, मैंने प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई देखी। यह अविश्वसनीय था, खासकर वह क्षण जब तुम रेजोनेंस में प्रवेश कर गई। आह, तुम्हारी आंखें और नसें इतनी तनावग्रस्त हो गईं। आह, यह आनंद था। उस रात मैंने केवल तुम्हारे बारे में सोचा। ओरेन फुसफुसाए, अपने हाथों को अपनी जांघों के बीच दबाते हुए जबकि वह लार टपका रही थी। अच्छा, कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा आजाद होते हैं, है ना? हालांकि ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वह एक कट्टरपंथी की तरह है। श्रीमती ओरेन, आदेश की श्रृंखला के बारे में मत भूलना, सिल्वाना ने सख्ती से कहा। शाम को आप क्या करते हैं यह आपका अपना मामला है, लेकिन अभी आप काम पर हैं और फैंटम आपके सामने है। गंभीर रहें। ओरेन ने उसे एक अजीब नजर से देखा और फिर नाक भान सिकुड़ी। पफट, बेवकूफ, तुम्हारे साथ कोई मजा नहीं। ओरेन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। एडम के नेक्सस के लिए बनाए गए विशेष कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि प्रत्येक नेक्सस की शुरुआत कैसे होती है। यह एक लंबी फली थी जिसके अंदर हल्के हरे रंग का तरल पदार्थ था। फली के खोल से दर्जनों तार और मोटी नलियां जुड़ी हुई थीं, जिनमें कई अलग अलग संकेतक थे। ये रहा आपका इंक्यूबेटर, ओरेन ने जोरदार आवाज में कहा। पहले पॉट की ओर देखा, फिर एडम की ओर, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। ओह, ये चीज ऐसी दिखती है जैसे आप यहाँ एक क्लोन विकसित कर सकते हैं, है ना? एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। ओरेन ने एक विचारशील चेहरे के साथ अपने होठों को छुआ। हाँ, सिद्धांत रूप में, हाँ, आप मांस बना सकते हैं, लेकिन बात क्या है? वैसे भी, मुख्य पैनल में आओ, और हम शुरू करेंगे। उसी समय, ओरेन बगल में कंप्यूटर के पास गया और सेंसर की जांच करने लगा। नेक्सस के सफल निर्माण के लिए सभी संकेतक सामान्य होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ सामान्य है। अब बस अपनी हथेली पैनल पर रखो, तैयार रहो, ये दर्द करेगा। इसके अलावा, विरोध मत करो, या मैं तुम्हारे प्रारंभिक जीन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ओरेन ने गंभीरता से कहा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, उसे बस बटन दबाना था। क्या इसका कोई नकारात्मक परिणाम है? एडम ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। आखिरकार, उसका प्रारंभिक जीन ही उसकी शक्ति का आधार था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ओरेन ने अपना सिर हिलाया। ऐसी मामूली क्षति से आपका प्रारंभिक जीन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि आप उसी समय के लिए लगभग 10-15% कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर आप सामान्य हो जाएंगे। इतने सवाल काफी हैं। मुझे अभी भी बहुत काम करना है, ओरेन ने तुरंत जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम ने अपना हाथ नीचे रखने से पहले हल्का सा सिर हिलाया। फिर सफेद धारियां चमक उठी और 13 पतली सुइयां, जो बाल से थोड़ी मोटी थी, एडम की हथेली में चुभ गईं। अगर वह एक साधारण इंसान होता, तो शायद वह दर्द से चीख उठता, लेकिन चूंकि वह एक प्रेत था, इसलिए अपने दांत भींचना और मुट्ठी बनाना ही उसे सहने के लिए काफी था। आह, एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कुछ बदलाव महसूस किया। खालीपन और अंधकार ने उसे चारों ओर से घेर लिया, एक भयावह लेकिन सुकून देने वाला एहसास, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन ये पूरे स्पेक्ट्रम को महसूस करने के लिए पर्याप्त था। तभी उसके आरंभिक जीन का एक छोटा सा हिस्सा कैप्सूल में प्रवेश कर गया। धागा, कितना अजीब है। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ओरेन ने अपना सिर झुकाया, उस चांदी के धागे को देखते हुए जो किसी बड़ी चीज में विकसित होने में सक्षम था। बस इतना ही। एडम उसकी ओर मुड़ा। ओरेन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ ही घंटों में मैं कैप्सूल में धातु और अन्य सामग्री डालूंगा। मैं लेजर और चुंबकीय क्रिया का उपयोग करके आपके नेक्सस का आकार ढाल दूंगा। 3 दिनों में आप वापस आ सकते हैं और अपना नेक्सस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उस स्थिति में, मैं इसका इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद, प्रशिक्षण सत्र के बाद, एडम और सिल्वाना एक कैफे में बैठे थे, उसके बाद ओरेन के पास जा रहे थे। सुबह उन्हें एक संदेश मिला कि एडम का नेक्सस तैयार है। वैसे, मुझे डेडलैंड्स में आए हुए लगभग 8 या 9 दिन हो गए हैं। अभी तक ग्रहण क्यों नहीं हुआ? ये पहले ही हो चुका है, सिल्वाना ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या आप 4 दिन तक सोते रहे और तीसरे दिन ग्रहण हुआ? कुछ भी असामान्य नहीं था, राक्षस स्तर सामान्य था, साथ ही विनाश और हताहत भी सामान्य थे। मैं समझ गया, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी निगाहें गहरी होती गईं। यदि आप सोच रहे हैं, तो अगला ग्रहण लगभग 4 या 5 दिन बाद होगा। अचानक, बाहर से एक ऊर्जावान आवाज आए और 2 आकृतियां, एक लड़की और एक लड़का, उनके पास आए। युवक के छोटे भूरे बाल थे और उसकी पीठ के पीछे 2 तलवारें थीं, जबकि लड़की ने गोल चश्मा और कंधों तक लंबे गुलाबी बाल पहने थे। तुम क्या चाहते हो? एडम ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वे ओरेन और जोला थे।
वर्चुअल जोन चैम्बर पर उनके छोटे से विवाद के कारण ओरेन ने पहले सिल्वाना को लगभग गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। जाहिर है वो उन्हें देखकर बहुत खुश नहीं था। तुम अभी भी नाराज हो, है ना? चलो, यह 1 हफ्ते पहले हुआ था। मैं बस गुस्सैल स्वभाव का हूं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ओरेन ने विनम्रता से कहा। सिल्वाना ने उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? हम जाने वाले थे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरा सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द कहो, सिल्वाना ने सख्ती से कहा। ओरेन ने जोर से आह भरते हुए अपने सिर के पीछे का हिस्सा खुजलाया। वैसे भी, मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूं। जोला ने कहा कि ऐसा करने का एक अच्छा तरीका एक संयुक्त मिशन का सुझाव देना होगा। मैं गुस्सैल स्वभाव का हो सकता हूं, लेकिन मैं एक योग्य सहयोगी हूं, मैं इसकी गारंटी देता हूं। ओरेन ने अपनी छाती में उंगली से चोट मारी। सिल्वाना ने एडम की ओर देखा। आप क्या कहते हैं? कुल मिलाकर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे पहले अपना नेक्सस लेना होगा। एडम ने कंधे उचका दिए। जरूर, ओरेन ने जोला की ओर देखने से पहले जोश से जवाब दिया, उन्हें दिखाओ। जोला ने सिर हिलाया और मिशन की जानकारी वाली टैबलेट मेज पर रख दी। गोल्डन सर्चर से अंडा चुराओ। श्वेत खतरा स्तर V2। ओह, यह मिशन मेरे पिछले मिशन से थोड़ा अधिक कठिन है ना? हाँ, लेकिन तुम ठीक करोगे। हालांकि मुझे ऐसा करने से पहले तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सिल्वाना ने शांति से जवाब दिया और जोला की ओर देखा। वह ओरेन के प्रति तटस्थ थी, भले ही उसने उसे लगभग चोट पहुंचाई थी। एडम के लिए वह एक अधीनस्थ की तरह सख्त लेकिन आज्ञाकारी दिख रही थी, लेकिन जब उसकी नजर जोला से मिली, एडम और ओरेन ने निश्चित रूप से लड़कियों के बीच एक चिंगारी देखी, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीच में टकरा गईं। दोनों निजी ऑपरेटरों के बीच प्रतिद्वंद्विता भले ही मध्यम रही हो, लेकिन इस तरह की स्थिति में उनमें से प्रत्येक अपने फैंटम को यह दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। ये कठिन होगा, एडम और ओरेन ने एक ही समय में सोचा। अध्याय 23, नेक्सस और आत्मा रोना। महिलाएं अद्भुत प्राणी हैं, जबकि क्रोध में वे बिल्कुल भयानक होती हैं। लेकिन यह उतना सार्थक नहीं था जितना कि दो लड़कियों द्वारा ये साबित करने की पूरी कोशिश करना कि कोई और भी बुरा है, खासकर अगर वे अपने फैंटम से पहले ऑपरेटर हो। जिस मेज पर वे बैठे थे वह सभी आगंतुकों के लिए पहले से ही आकर्षण का केंद्र बन चुका था। किसी ने भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वे दर्शक बनकर कहानी को देखते रहे। एडम और ओरेन ने 1 घंटे पहले ही स्थिति को संभाल लिया था। उन्होंने कॉकटेल मंगवाए और ट्यूब मुंह में रखकर उनका आनंद लेते हुए इस महायुद्ध के अंत का इंतजार करने लगे। ठीक है, आपके द्वारा दिए गए सभी डेटा के आधार पर मैं मानता हूं कि इस मिशन को स्वीकार्य परिस्थितियों में चुना गया था, सिल्वाना ने शांति से कहा और फिर अपना हाथ हिलाया, टैबलेट के ऊपर लटके होलोग्राफिक दस्तावेजों को हटा दिया। हाँ, बस इतना मान लो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। जोला ने अपनी बाहों को छाती पर रखते हुए जोश से कहा। क्या आपका काम पूरा हो गया है? एडम ने पूछा। हम मिशन के लिए कब निकलेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन जीता। ओरेन ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा। कल, लेकिन अभी तक हम में से कोई भी नहीं जीता है। सिल्वाना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जोला ने भी उसी तरह उत्तर दिया। ओरेन, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, हमें कुछ और मिनट चाहिए, शायद तुम्हारे लिए पैदल चलना बेहतर होगा। एडम और ओरेन ने एक दूसरे को देखा, कंधे उचकाए और साथ में कैफे से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से कुछ वाक्य कहे। फिर सिल्वाना और जोला के चेहरे पूरी तरह बदल गए। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वे एक दूसरे को चीरने के लिए तैयार हैं, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि यह काम करेगा, जोला ने आत्मविश्वास से कहा, अपने पैरों को मेज पर रखते हुए। ओरेन के आगे, वह ऐसा कभी नहीं करेगी, सिल्वाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उनसे मिलने से पहले ही संपर्क करना और योजना बनाना एक अच्छा विचार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोला ने सिर हिलाया। आखिरकार, हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, और उसके बाद ही ऑपरेटर। अगर इन दोनों के बीच संघर्ष जारी रहा तो इससे मिशन पर असर पड़ सकता है। ऐसा होने देना हमारे लिए संभव नहीं है। जरूर, लेकिन वास्तव में तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं। सिल्वाना की आंखों के बीच एक तेज चमक दौड़ गई। ओह, चलो, जोला ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका ली, जबकि उसके चेहरे पर एक खतरनाक विकराल भाव फैल गया। ... केवल 10 मिनट बाद सिल्वाना और जोला कैफे से बाहर चले गए। अरे, मुझे आशा है कि हमें अब और तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ओरेन ने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, जोला ने तुरंत जवाब दिया, ओरेन के पास खड़े होकर। तुम कल दोपहर के भोजन के समय एक मिशन पर जा रहे हो। हार्वेस्टर्स के बारे में क्या?
ओरेन ने उसकी ओर देखा। जोला ने बस सिल्वाना की ओर इशारा किया। एडम, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम फेलिक्स और वना को फिर से मिशन पर ले जाएंगे। जरूर। स्टोन गोलियथस के आने तक सब कुछ ठीक था, उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। एडम ने गहरी सांस ली। ठीक है, उस स्थिति में बाद में मिलते हैं। मुझे यकीन है कि यह एक रोमांचक मिशन होगा। और भी, हमें इसके लिए अच्छा भुगतान किया जाएगा। अलविदा, ओरेन ने जोरदार तरीके से कहा, जोला के साथ चलते हुए। कोने में गायब होने से पहले जोला ने आखिरी बार मुड़कर सिल्वाना को अपनी जीप दिखाए बिना ओरेन को दिखाए। सिल्वाना ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या सब ठीक है? एडम ने भौहें उठाई। हाँ, क्षमा करें। सिल्वाना ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि हमें आपके नेक्सस को लेना चाहिए और आगे के मिशन का अध्ययन करना चाहिए। गोल्डन सर्चर सबसे आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके अलावा निश्चित रूप से उनमें से कोई ग्रीन थ्रेट लेवल का होगा क्योंकि यह V2 है। जरूर, चलो ऐसा करते हैं। एडम ने उत्साह से भरकर कहा। विशाल दरवाजा खुला, एडम और सिल्वाना इन्फर्नो फौज में प्रवेश कर गए जहां ओरेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हेलो हैंडसम, ओरेन ने अपने विशिष्ट अंदाज में कहा। एडम ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा और हैरान। ओरेन थोड़ा ज्यादा ही मुखर व्यवहार कर रहा था, लेकिन एडम यह नहीं कह सकता था कि उसे यह पसंद नहीं आया। आखिरकार ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल था जिसे सच्ची तारीफ पसंद न हो। श्रीमती ओरेन, क्या सब कुछ तैयार है? सिल्वाना ने सख्ती से पूछा। जरूर, परिणाम वैसा ही है जैसा आप चाहते थे, और भी बेहतर। पॉड वाले कमरे में पहुंचने के बाद ओरेन और सिल्वाना ने एडम के लिए रास्ता बनाते हुए एक तरफ कदम बढ़ाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पॉड से 1 मीटर दूर जाकर रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वह अपने नेक्सस को हल्के हरे रंग के तरल में तैरते हुए देख रहा था। यह दस्ताने की एक जोड़ी थी, काले रंग की, जिस पर राजसी ड्रैगन के तराजू की तरह छोटी प्लेटें लगी हुई थी। धातु के आवेशन कमजोर स्थानों की रक्षा करते थे, जिससे सफेद और काले रंग के बीच एक विपरीतता पैदा होती थी, लेकिन यही वह चीज नहीं थी जो उन्हें नेक्सस बनाती थी। कलाई के ऊपर से प्रत्येक अंगुली पर एक चांदी का धागा लटका हुआ था, जो वायलिन के तार की तरह मजबूत और तीक्ष्ण था। ओरेन मुस्कुराया, एक बटन दबाया, और सारा तरल तेजी से नीचे चला गया, जिससे पॉट खाली हो गया। फिर एक यांत्रिक प्लेटफॉर्म ने गिरते हुए दस्तानों को पकड़ लिया और उन्हें एडम के सामने रख दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने दस्ताने पहन लिए, लेकिन अपेक्षित झटका नहीं लगा। उसे ऐसा नहीं लगा कि वे कुछ खास थे, हालांकि उसे धागे से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। मैं आपकी उलझन को समझता हूं। ओरेन ने सिर हिलाया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है क्योंकि आपको उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। प्रत्येक नेक्सस केवल एक निश्चित फैंटम का उपयोग कर सकता है क्योंकि आरंभिक जीन का मेल होना आवश्यक है। बस ध्यान केंद्रित करें और अपने नेक्सस को बताएं कि आप कोई अजनबी नहीं हैं, बल्कि उसके मालिक हैं या फिर माता पिता हैं। ओरेन ने समझाया। एडम ने सिर हिलाया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उसका इवोल्यूशन ट्री भी इनिशियल जीन की तरह थोड़ा कांप उठा, फिर उसकी आंखें चमक उठी और एक सीधा संकेत उसके दस्तानों की ओर गया। एक ही झटके में दस्ताने के अंदर छिपी कई सुइयां उसकी कलाई में घुस गईं, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि वे सभी अवशोषित हो गए थे। उसी क्षण एडम का मन विकास वृक्ष की ओर चला गया, जहां कुछ घटित होने लगा। उसके विकास वृक्ष के बगल में दस्तानों की एक सटीक प्रतिकृति कलाकृति के सामने प्रकट हुई। बुनकर का खजाना। ये दस्ताने उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो सुई के साथ काम करने के आदी हैं। ये बुनकर के हाथों के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं और धागे को एक ही अंतःस्थापित प्रणाली में जोड़कर सुई की समग्र शक्ति और गति को बढ़ाते हैं। पहला गुण, पहला राग, आत्मा का रोना। एडम ने तुरंत फर्स्ट ट्रेट का विवरण पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठी। फिर उन्होंने उत्साहित मुस्कान के साथ अपने दस्ताने वाले हाथ की ओर देखा, अपनी हथेलियों के पृष्ठ भाग को एक दूसरे की ओर मोड़ा और धीरे धीरे उन्हें पास लाते हुए। जब ओरेन को एहसास हुआ कि एडम क्या करने वाला है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, यहां नहीं, अखाड़े में। हालांकि एडम ने अब उसकी बात नहीं सुनी, उसका सारा ध्यान ये देखने पर केंद्रित था कि उसका नेक्सस क्या करने में सक्षम है। कांपना, कांपना, कांपना। चांदी के धागे आपस में टकराए, और जब एडम ने अपनी भुजाओं को तेजी से ऊपर नीचे घुमाया, तो ऐसा लगा जैसे कोई संगीतकार वायलिन के तने हुए तारों पर अपना वायलिन धनुष खींच रहा हो। एक मधुर संगीत चारों ओर फैल गया, जिससे हवा में लहरें उठने लगी, लेकिन ये केवल एडम के लिए था।
दूसरों के लिए यह एक भयानक चीख थी, जैसे कि किसी पागल सायरन से निकली हो, और जिसने भी इसे सुना, उसके मन और आत्मा में ऐसी चोट पहुंची जैसे कि सैकड़ों तीखे ब्लेडों से निकली हो। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए, मॉनिटर खराब हो गए, तथा लाइटें टूट गईं। कुछ सेकंड बाद ही एडम ने पलटकर देखा कि ओरेन और सिल्वाना के कान, आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा और खून बहता तो उनके सिर फट जाते, लेकिन शुक्र है कि धुन का असर जल्द ही खत्म हो गया। बकवास। ये दर्दनाक था, लेकिन एक ही समय में सुंदर था। ये सबसे अच्छे नेक्सस में से एक है जो मैंने कभी देखा है। ओरेन बेहोश होने से पहले खांसते हुए बोला, और साथ ही सिल्वाना ने भी एडम की ओर देखा। वह उस पर नाराज नहीं थी, उसे बस जो कुछ हुआ उसके लिए थोड़ी उदासी के साथ खेद था। अध्याय 24, एक्सोस्केलेटन। ऑपरेटर, हार्वेस्टर, सैन्य, हार्वेस्टर, लोहार, प्रेत, और वे सभी जो गढ़ की रक्षा के लिए काम करते थे, मूल्यवान संपत्ति थे, उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती थी, इसलिए जब ओरेन और सिल्विया जमीन पर गिर गए तो उनके कंगन चमकीले लाल चमक उठे, जिससे एम्बुलेंस को बुलाया गया। कुछ मिनट बाद, सफेद कोट पहने डॉक्टरों के अलावा, सैन्य कर्मियों का एक दस्ता दुर्घटना के कारण की तलाश में इन्फर्नो फौज में भाग गया। अगर किसी ने ऑपरेटर और लोहार को फौज में ही घायल कर दिया था, तो ये या तो एक खतरनाक अपराधी था या कोई राक्षस जो गढ़ में घुसने में कामयाब हो गया था। हालांकि कभी कभी कोई भी धारणा सही साबित नहीं हुई। क्या प्रेत? एक सैनिक ने एडम की ओर अपनी राइफल तानते हुए बड़बड़ाया, जो पॉट के बगल में निश्चल खड़ा था। उसे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसलिए उसने बस अपने हाथ ऊपर कर दिए, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह दुश्मन नहीं है। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? सैनिक ने एडम से अपनी नजरें हटाए बिना पूछा। एक महिला आगे बढ़ी। वह अकेली थी जिसने हेलमेट नहीं पहना था और उसका चेहरा खुला हुआ था, और उसके सिर पर एक नुकीली चोटी वाली सैन्य बेरेट थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और एक ऐसा रूप था जो बहुत कुछ देख चुका था। ओह, लगता है कि हमारे यहाँ स्थिति काफी पेचीदा है। महिला ने चारों ओर देखा, ओरेन और सिल्वाना की ओर देखा। फिर उसने एडम की ओर देखा। अरे, तुम्हें अभी अभी अपना नेक्सस मिला है ना? सैनिक हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें एडम के हाथ में कोई हथियार नहीं दिखा, न ही उन्हें कोई ऐसा बक्सा दिखा जिसमें वह हथियार रखा जा सके। मूर्खों, उसका नेक्सस उसके दस्ताने है। हालांकि मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, ऐसा नेक्सस अक्सर नहीं मिलता। महिला ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, ओरेन ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं अब और नहीं रुक सकता था, मेरे हाथ अपने आप ही हिल रहे थे। एडम ने समझाया, किसी भी तरह से खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करते हुए। मैं समझ गई। मेरा नाम लैला है, मुझे लगता है कि मैं स्थिति को समझती हूँ, लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ आना होगा और रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। अगर ओरेन या सिल्वाना आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो हमें कार्रवाई करनी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। लेयला ने हाथ हिलाकर सेना को पीछे हटने और डॉक्टरों को सिल्वाना और ओरेन को ले जाने का संकेत दिया। लेयला जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए, वह रुक गई और ईयब्द को छू लिया। उसका चेहरा कई बार बदला, भौहें सिकुड़ने और हैरान होने से लेकर उत्साहित होने तक। तभी एक और फौजी कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वह किसी दूसरी टुकड़ी से था। किसी ने उसे जरूर किसी काम से यहां भेजा था। उस आदमी के हाथों में कई केस थे, ठीक वैसे ही जैसे लिसा ने स्कॉचिंग डस्टर में छिपकलियों के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। अच्छा, नौजवान, ऐसा लगता है कि तुमने ऊपर किसी की दिलचस्पी जगा दी है। लैला ने पलटकर एडम को उत्सुकता से देखा। तुम्हारे खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए हैं, लेकिन मिस्टर डगलस चाहते हैं कि तुम कुछ करो। लैला ने अपना कंधा सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। डगलस, उसे कैसे पता कि यहाँ क्या हुआ? लैला ने कंधे उचकाए। उस बूढ़े आदमी की आंखें और कान हर जगह हैं, निश्चित रूप से वह जानता था कि तुम्हें आज फौज से अपना नेक्सस लेना था। जो भी हो, मिस्टर डगलस चाहते हैं कि तुम मुझसे लड़ो। लैला ने उत्साहित भाव से कहा। नहीं, एडम ने तीखी आवाज में कहा, मैं इंसानों के खिलाफ नहीं लड़ता। मैं जानता हूं, ये बहुत बढ़िया आदर्श वाक्य है, लेकिन ये प्राणघातक युद्ध नहीं होगा, यह एक मुकाबला होगा। और तो और, आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अब मुझे भी इसमें दिलचस्पी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हम कुछ मिनट पहले ही मिले थे। डगलस से ज्यादा तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई और कारण नहीं हो सकता। एडम ने भौहें सिकोड़ी। वह इस स्थिति के कारण दुश्मन नहीं बनना चाहता था। खैर, दो कारण है कि मैं तुम पर हमला क्यों करूंगा। एक, डगलस देखना चाहता है कि तुम और तुम्हारा नेक्सस क्या कर सकते हैं। आखिरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
दूसरा, मुझे एक नया गियर आजमाने का एक अनूठा अवसर दिया गया है और मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। उसी समय लैला ने सबसे बड़ा केस खोला। वहां एक काला सूट था जो सुरक्षात्मक प्लेटों से ढका हुआ था, जो अत्यंत मजबूत तथा लचीली सामग्री से बना था। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लैला ने सूट में खुद को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती लैला, यह अभी भी प्रायोगिक है, इसलिए एंड्रोमेडा एक्सोस्केलेटन में कुछ सीमाएं हैं और इसकी बिजली खपत बहुत ज्यादा है। जब आप अपनी छाती पर जनरेटर चालू करेगी तो आपके पास 5 मिनट होंगे। दीवार के सहारे खड़े आदमी ने कहा। लैला ने दूसरा केस खोलने से पहले सिर हिलाया, जो छोटा था। वहां लड़ाकू हथियार रखे हुए थे, जिनमें प्रभाव की शक्ति और त्वरण को अधिकतम करने के लिए जेट इंजन लगे हुए थे। अरे, ये तो वही है। क्या तुमने ये मेरे लिए ही बनाए थे? लैला ने खुशी से कहा। आदमी ने कंधे उचका दिए। एक साथ कई अलग अलग हथियार बनाए गए थे, इसलिए मुझे आपके लिए सबसे उपयुक्त हथियार लाने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा तीसरा केस खोलना मत भूलना। लैला ने आखिरी और सबसे छोटा केस खोलते हुए सिर हिलाया। यह क्या है? लैला हैरान थी। कांच के बक्से के नीचे पूरी सुरक्षा के साथ एक धातु का कैप्सूल रखा था, जिसके अंदर हरा तरल पदार्थ और एक लंबी सुई थी। यह X01 एम्पलीफायर है, सबसे पहला लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित संस्करण। संक्षेप में, 30 सेकंड के लिए यह आपको कुछ हद तक ऐसी क्षमताएं देगा जो तब मिलती हैं जब फैंटम प्रतिध्वनि की स्थिति में प्रवेश करते हैं। बेशक प्रभाव उतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन यह अभी भी अस्थायी रूप से आपको अगले स्तर तक बढ़ा देगा। आदमी ने शांति से समझाया। साइड इफेक्ट्स? लैला ने सख्त नजर से पूछा। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। गंभीर थकान, चक्कर आना, उल्टी, सिरदर्द, भूख, प्यास और बहुत कुछ, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं या जो 24 घंटे में ठीक ना हो जाए। लैला ने आह भरी, सिरिंज अपनी बेल्ट पर रखी और एडम को सिरिंज थमा दी। वह पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुका था कि लैला पीछे नहीं हटेगी, इसलिए वह लड़ाई के लिए तैयार था। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे कम मानते हो क्योंकि तुम एक प्रेत हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इन सब के साथ मैं तुम्हें तनाव में डाल सकती हूँ। आखिरकार मैं लोगों को मुक्का मारने में सबसे अच्छी हूँ। लैला ने उत्साहित भाव से कहा और फिर जनरेटर को अपनी छाती पर पटक दिया। ऊर्जा की नीली रेखाएं उसके बाह्य कंकाल में फैल गईं, जिससे उसका शरीर शक्ति से भर गया। अंतिम टिप्पणी के रूप में, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उसे अपने दस्तानों के धागे को घुमाने दें। बाह्यकंकाल आपके शरीर की रक्षा करता है, लेकिन ध्वनि से आपके मस्तिष्क की नहीं। आदमी ने शांति से कहा। लैला ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ गई। उसी समय वह पूरी गंभीरता के साथ तेज गति से एडम के पास पहुंची। आखिरकार वह एक सैन्य अधिकारी थी और उसका मुख्य कर्तव्य आदेशों का पालन करना था। अब उसे एक बाह्यकंकाल और केवल शारीरिक शक्ति और प्रौद्योगिकी वाले एक साधारण मानव की पूरी क्षमता दिखानी थी। उसके गॉन्टलेट्स पर लगे इंजन सक्रिय हो गए, जिससे वह पूरी गति से हमला करने में सक्षम हो गई। एक ही पल में उसकी मुट्ठी सीधे एडम पर पड़ी, जो अभी भी निश्चल खड़ा था। कांपना, कांपना, कांपना। हवा की धाराएं बगल की ओर बह रही थीं, जिससे टक्कर के बिंदु से लहरें उठ रही थीं। इंजन पूरी शक्ति से चल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे लैला चल रही थी, लेकिन यह एडम को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं लोगों से नहीं लड़ता। एडम ने एक हाथ से लैला की मुट्ठी को दबाते हुए कहा। लैला की आंखें चौड़ी हो गईं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह एडम के दस्तानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। न केवल वे टिकाऊ थे, बल्कि उन्होंने बिना किसी झटके के कुछ नुकसान को भी सहन कर लिया। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अध्याय 25, उज्ज्वल भविष्य। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मेरा मुक्का इतना शक्तिशाली था कि मैं एक व्हाइट थ्रेट लेवल राक्षस को पीछे धकेल सकता था। इससे अधिक के लिए पर्याप्त गति नहीं होती, लेकिन क्या वह एक नौसिखिया नहीं है? लैला ने एडम की ओर एक हैरान नजर से देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। एडम ने अपना हाथ घुमाया, जिससे लैला उछलकर दूर चली गई, फिर वह शांतिपूर्वक बाहर की ओर चला गया, जैसे कि वह वहां थी ही नहीं। तुम कहां जा रहे हो? लैला ने लड़ने के लिए तैयार होकर आक्रामक स्वर में कहा। अस्पताल जाओ, मुझे उन पर नजर रखनी है। मेरे पास इन खेलों के लिए समय नहीं है। एडम ने गंभीरता से कहा, लड़ने के लिए तैयार किसी को खोजो, मुझे यकीन है कि फैंटम के बीच तुम्हें आसानी से एक मिल जाएगा। लैला ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। वह इस स्थिति से अपमानित और आहत थी, इसलिए उसने एडम को लड़ाई में वापस लाने के लिए अंतिम उपाय का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसके दस्ताने पर लगी मोटरें चमक उठी और हर दस्ताने पर बिजली के 3-3 डाट खुल गए। मानो किसी क्रॉसबो से वे उड़कर एडम की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहे थे।
उसने एक स्पष्ट क्लिक की आवाज सुनी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इतनी तेज गति से चलने वाली कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हुश। एडम ने कई बार अपना सिर हिलाया, उसकी गर्दन के पास तीरों की बौछार हुई, लेकिन कोई भी तीर निशाने तक नहीं पहुंचा। अलविदा। एडम ने उस आदमी पर अंतिम नजर डालते हुए अपना हाथ थोड़ा हिलाया। आदमी ने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया और अपनी टोपी को ठीक किया, जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ गई। यह क्या बकवास था, लैला ने भ्रमित होकर कहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। आदमी ने कंधे उचका दिए। भले ही वह एक युवा व्यक्ति है, लेकिन उसके पास सिद्धांत है। उसने कहा कि वह मनुष्यों से नहीं लड़ता, इसलिए हम उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उस गियर का फिर से अनुभव कर पाओगे, हालांकि एक अलग फैंटम के साथ। लैला ने गहरी सांस ली। अरे, मैं निश्चित रूप से उसके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, अन्यथा वह बहुत उबाऊ होगी। ओरेन और सिल्वाना एक ही समय में घायल हुए थे, इसलिए उन्हें एक ही अस्पताल और एक ही कमरे में रखा गया। एडम थोड़ा चिंतित था, आखिरकार जो कुछ हुआ उसका कारण वह था। ओरेन और सिल्वाना को उससे नाराज होने का अधिकार था, एडम ये जानता था। अरे, आप कैसे हैं? एडम ने अजीब तरीके से कहा और फल और मिठाई से भरा एक बैग लेकर कमरे में प्रवेश किया। उसे आश्चर्य हुआ कि ओरेन और सिल्वाना बिल्कुल ठीक थे। ओरेन अपने टैबलेट पर कुछ खेल रही थी, जबकि सिल्वाना कुछ लेख पढ़ रही थी। एडम, हाँ, मुझे पता था तुम आओगे, ओरेन ने खुशी से कहा और टैबलेट एक तरफ फेंक दिया। अप्रत्याशित, मैंने सोचा था कि तुम इस समय का उपयोग अभ्यास में करोगे। सिल्वाना ने एडम की ओर देखा। एडम हल्का सा मुस्कुराया। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या आ गया। एडम ने बैग उठाया। चॉकलेट कौन लेगा? यहाँ, मैं उन सबको खाने के लिए तैयार हूँ, ओरेन ने जोर से कहा। सिल्वाना ने बैग को घूर कर देखा। मेरे लिए एक सेब ही काफी होगा। हमें कहा गया है कि हम अभी ज्यादा न खाएं, हालांकि हम ठीक हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुम्हें यकीन है? एडम ने चिंतित होकर उसे सेब देते हुए पूछा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, आपके नेक्सस की क्षमता वैसी ही निकली जैसी आप चाहते थे, यह एक सामूहिक हमला है। दर्द बहुत तेज और चुभने वाला है, लेकिन यह मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए आपके आसपास के सभी दुश्मन स्तब्ध हो जाएंगे, ये निश्चित है। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसी स्थिति में भी आप गंभीरता से आकलन कर रहे होते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी आपको सब कुछ भूलकर आराम करते हुए अपने सेब का आनंद लेना होता है। सिल्वाना ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उसने केवल सेब का एक टुकड़ा खाया। ठीक है, वह सही कह रही है, ओरेन ने कैंडी को अपने अंदर घुसाते हुए कहा। मैंने कई लोगों की तरह प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई देखी। तुम्हें गति और मारक क्षमता में कोई समस्या नहीं है, शायद बचाव में कमी है, लेकिन आर्टिफैक्ट से मिली सजगता इसे ठीक कर देती है। हालांकि अगर तुम एक साथ 10 या 20 राक्षसों से घिर जाओ, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मुझे पता है। आखिरकार यह मेरा नेक्सस और मेरा विचार है। एडम ने सिर हिलाया। ओरेन की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो एडम ने कुछ असामान्य बात कह दी हो। सचमुच, सभी फैंटम अपने नेक्सस के बारे में सोचते हैं, लेकिन अधिकतर वे अपने ऑपरेटर के विचारों को चुनते हैं या लोहार से सलाह लेते हैं। ठीक है, मुझे बस अपनी सुई के समान कुछ चाहिए था, और ऐसा कुछ जिसे मैं किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकूं। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। ओरेन ने मुस्कुराते हुए खाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद एडम सिल्वाना के पास बैठ गया, उसकी आंखों में थोड़ी उदासी लेकिन गहरी नजर थी। कुछ सोच रहे हो? सिल्वाना ने पूछा। एडम ने सिर हिलाया। जब मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, तो मुझे लगता था कि बेहतर जीवन का एकमात्र मौका फैंटम बनना है, और आप यह नहीं कह सकते कि मैं गलत था। हार्वेस्टर, ऑपरेटर, सैन्य, लोहार, बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं, लेकिन वे केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो तीसरे रिंग और उससे ऊपर रहते हैं। सिल्वाना और ओरिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे मूल रूप से झुग्गी झोपड़ियों से नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि एडम कैसा महसूस कर रहा था। आखिरकार झुग्गी झोपड़ियों से शायद ही कोई प्रेत था, संभावना बहुत कम थी, खासकर नेचुरल बॉर्न वन। खैर, दुर्भाग्य से हमारी दुनिया इसी तरह काम करती है। सिल्वाना ने शांति से कहा, हमारे गढ़ का मुख्य लक्ष्य जीवित रहना है, जिसका मतलब है कि नैतिकता पीछे रह जाती है। रिंग्स से लोगों को प्रशिक्षित करना आसान है, साथ ही वहां प्रेत पैदा होने की अधिक संभावना है। एडम ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल आया। वह बेवकूफ नहीं था, और उसे एहसास हुआ कि सरकार के दृष्टिकोण और ठंडे दिमाग से की गई गणना से ये सच था, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों से आए किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए नहीं। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं।
शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन पिछले 10 सालों में झुग्गियों में 3.5% की कमी आई है और औसत मजदूरी में 7.3% की वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से वैश्विक बदलाव के लिए यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रगति स्थिर नहीं है। इस दर से कुछ दशकों में झुग्गियों का नामोनिशान नहीं रह जाएगा, लेकिन ये बहुत सकारात्मक भविष्यवाणी है, सिल्वाना ने अपने खास अंदाज में समझाया। एडम ने छत की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। वैसे आपकी एक छोटी बहन भी है ना? ओरेन ने पूछा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ ट्रिसी, वह 7 साल की है। ओह, तो वह अगले साल किसी भी अकादमी में जा सकती है। शायद वह एक अच्छी ऑपरेटर, एक अच्छी सैन्यकर्मी या एक रचनात्मक लोहार बन जाए। विकल्प बहुत हैं। ओरेन ने इस तरह से प्रस्ताव रखा जैसे कि यह कोई स्पष्ट बात हो। एडम ने सिल्वाना की ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? जरूर, ओरेन बिल्कुल सही कह रहा है। ट्रिसी जो चाहे बन सकती है, चाहे वह स्टोव वर्कर हो या पर्सनल ऑपरेटर या लोहार। हालांकि ये सब काफी मुश्किल और काफी महंगा है। इसके अलावा हमेशा संभावना रहती है कि वह एक फैंटम बन जाएगी और फिर उसे फिर से निर्माण करना होगा। सिल्वाना ने गहराई से सिर हिलाया। एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिल्वाना ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो कि उसकी आदत के विपरीत था। मैं उससे बहुत परिचित नहीं हूं, लेकिन मैंने जो देखा है उससे लगता है कि उसमें लोहार बनने के लिए सभी चीजें हैं। उसके लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस प्रोजेक्ट पर उसने समय और मेहनत लगाई है, वह बरकरार रहे, न कि खुद। वह एक बहुत ही सक्रिय बच्ची भी है। सिल्वाना ने ओरेन की ओर देखा। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? हाँ एडम, ब्लैकस्मिथ सिर्फ नेक्सस नहीं बनाते, वे विशेष ऑर्डर होते हैं। हम ज्यादातर हथियारों, तकनीक और रोबोट के साथ काम करते हैं। कुछ भी जो सेना की मदद कर सकता है, ओरेन ने समझाया। पहले तो एडम की आंखों में अंधेरा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और चमक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके विपरीत, उनकी बहन के पास हिंसक प्रयोगों और जीवन के लिए घातक संघर्षों से मुक्त भविष्य का मौका था। ट्रिसी ओरेन की तरह एक लोहार बन सकती थी, और ऐसी चीजें बना सकती थी जो आम लोगों को इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने में मदद कर सके। अध्याय 26, स्वर्ण खोजकर्ता। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? ट्रिसी वास्तव में एक लोहार बन सकती है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह एक बहुत ही कठिन और खतरनाक काम है। लियोना ने एक पैर दूसरे पर रखते हुए सोच विचार कर कहा। एडम ने सिर हिलाया। ओरेन ने कहा कि वह उसकी मदद करेगी। अकादमी में उसके संबंध हैं, लेकिन ये ट्रिसी पर निर्भर है। इसके अलावा मैं एक फैंटम होने के कारण छूट का हकदार हूं, एडम ने समझाया। और ट्यूशन फीस कितनी है? गैरी ने चिंतित भाव से पूछा। उन्होंने अपना पूरा जीवन झुग्गियों में बिताया था। उनके परिवार के लिए उस घर का किराया 1100 क्रेडिट भी देना असंभव था जहां वे अब रहते थे। केवल एडम के फैंटम बनने से ही उन्हें ऐसी कठिन आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिली थी। हालांकि जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ता गया, न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि उनका खर्च भी बढ़ा। भले ही एडम एक प्रेत बन गया, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास असीमित धन था। खैर, यह अकादमी पर निर्भर करता है, लेकिन जिस अकादमी में ओरेन ने भाग लिया था, वहां एक वर्ष की लागत लगभग 200,000 क्रेडिट है। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। गैरी और लियोना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि वे 10 साल में भी इतना नहीं कमा सकते। यह उनकी क्षमता से परे था। तो आपके पास पहले से कितना पैसा है? लियोना ने शांत रहते हुए पूछा। ट्रिसी वसंत तक 8 साल की नहीं होगी, जिसका मतलब है कि वह अगली पतझड़ तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाएगी। क्या आपको लगता है कि आप उस समय में सही मात्रा में पैसे बचा सकते हैं? एडम ने गहरी सांस ली और अपना एनईपी टैप किया। श्री डगलस ने मुझे जो दिया, पिछले खर्च और पिछले मिशन से जो मैंने कमाया, उसे देखते हुए मेरे पास 11,000 क्रेडिट हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्राइम स्टोन गोलियत को मारने के लिए बोनस दिया, इसलिए मेरे पास कुल 15,000 क्रेडिट है। लियोना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया। स्थिति जटिल है। रकम वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास बहुत समय है। मुझे यकीन है कि आप एक साल में काफी पैसा जुटा सकते हैं। घर और ट्रिसी को हमारे पास छोड़ दें, हम उसका ख्याल रखेंगे। फैंटम के कामों पर ध्यान दें। जरूर, एडम हल्का सा मुस्कुराया। वास्तव में जिस अकादमी में ओरेन ने भाग लिया था वह सबसे महंगी थी। वहां अधिक किफायती विकल्प भी थे, लेकिन एडम इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही सिल्वाना से इस बारे में चर्चा कर ली थी, और उसने मोटे तौर पर हिसाब किताब लगा लिया था। भले ही एडम का करियर सफल न हो, लेकिन उसके पास बड़ी दुर्घटनाओं के बिना पर्याप्त पैसा होना चाहिए। यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जरूरी रकम गंभीर थी, लेकिन यह संभव था। लियोना, शायद हमें भी नौकरी मिल जानी चाहिए। थर्ड रिंग में झुग्गियों से कहीं बेहतर वेतन मिलता है, गैरी ने सुझाव दिया।
लियोना ने कंधे उचका दिए। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम में से केवल एक ही कर सकता है। हालांकि ट्रिसी पर जितना संभव हो सके उतना समय बिताना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप उच्च वेतन वाली नौकरी नहीं पा सकेंगे। एडम का एक मिशन कुछ महीनों की तुलना में अधिक क्रेडिट लाएगा। रुको, एडम ने गंभीरता से कहा। आपने अपनी पूरी जिंदगी चंद पैसों के लिए भयानक परिस्थितियों में काम किया है ताकि ट्रिसी और मैं खाने के लिए कुछ खा सकें। अपना समय खुद पर और ट्रिसी पर खर्च करें, यह आपके लिए काफी होगा। लियोना और गैरी थोड़ा शर्मिंदा दिखे। एडम हाल ही में बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था, जैसे कि वह कुछ साल बड़ा हो गया हो। उनके लिए ऐसी चिंता का अनुभव करना असामान्य था, लेकिन इससे ये कम सुखद नहीं हुआ। वैसे, क्या हम सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं भूल रहे हैं? गैरी ने पूछा। अगर ट्रिसी लोहार नहीं बनना चाहती, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। एडम हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें कुछ पता है? लियोना ने उत्सुकता से भौहें उठाई। खैर, सिल्वाना ने हाल ही में ट्रिसी को एक वीआर हेडसेट दिया है, और कभी कभी वह ये देखने के लिए जांच करती है कि वह कौन से गेम खेल रही है और क्या कर रही है। वैसे भी ज्यादातर समय वह किसी तरह की इंजीनियर बनने की कोशिश कर रही होती है और अपने हथियारों को बेहतर बनाने के बारे में सोचने में घंटों बिता सकती है ताकि अगले प्रतिद्वंद्वी को हराया जा सके। अगर वह लोहार नहीं बनना चाहती, तो मैं इस दुनिया पर से विश्वास खो दूंगा। एडम ने कंधे उचका दिए। लियोना और गैरी ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से सिर हिलाया। अगले दिन एडम मिशन पर जाने के लिए तैयार था और अभी साइट पर था। हाँ, आज का मिशन दिलचस्प होने वाला है। फेलिक्स ने अजीब तरह से अपना सिर पीछे खुजलाते हुए कहा। कुछ गड़बड़ है। एडम ने उसकी ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेरना चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए झुकी। वह बस चिंतित है। आमतौर पर फैंटम की तुलना में हार्वेस्टर्स हमेशा बहुत अधिक होते हैं, लेकिन आपको इस मिशन के लिए बहुत अधिक हार्वेस्टर्स की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सिद्धांत रूप में, आपको किसी को मारने की भी आवश्यकता नहीं है। एडम ने कंधे उचकाए। यह अच्छा है, पिछली बार हम लगभग मारे ही गए थे। उम्मीद है कि अब हमें ऐसी समस्या नहीं होगी। मैं डेडलैंड्स में केवल 2 बार गया हूं, लेकिन हर बार वहां कुछ अराजकता चल रही थी। फेलिक्स की आंखें चमक उठी। एडम, जब तुमने प्राइम स्टोन गोलियत से लड़ाई की थी तो तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। काश मैं भी किसी दिन तुम्हारे जितना ताकतवर हो पाता। फेलिक्स ने शर्मिंदगी से कहा। एडम की निगाहें गहरी और गहरी होती गईं। खैर, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप मेरी जगह पर नहीं रहना चाहेंगे। यह डरावना था, जैसे किसी तेज धार वाली ब्लेड पर चलना। एक गलत कदम और आप खाई में गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपना संतुलन बनाए रखा, तो भी आप अंत तक कटने से दर्द में रहेंगे। फेलिक्स चौंक गया। उसने एडम से ऐसी उदासी की उम्मीद नहीं की थी। अरे, देरी के लिए क्षमा करें, ओरेन ने दौड़ते हुए उनकी ओर कहा। एडम हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आप लगभग समय पर आ गए हैं। एडम ने अपने ईयर्ड को छुआ। क्या हम सब तैयार हैं? जरूर, आप शुरू कर सकते हैं, सिल्वाना ने कहा। जोला ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने केवल अपने फैंटम के साथ ही संपर्क बनाए रखा। मैं फिर से गाड़ी चलाने लगा हूं, फेलिक्स ने ट्रक में कूदते हुए खुशी से कहा। उनका वर्तमान मिशन एडम द्वारा पहले किए गए मिशन या फायरफिक्स स्क्वाड द्वारा किए गए मिशन से भिन्न था। गोल्डन सर्चर्स स्कॉचिंग डेजर्ट के पश्चिम में इलाके के किनारे के काफी करीब थे। हालांकि अन्य राक्षसों के विपरीत, वे केवल भोजन और दुश्मन की तलाश में विशाल बंजर भूमि के चारों ओर नहीं घूमते थे, क्योंकि कुछ मायनों में गोल्डन सर्चर्स इंसानों की तरह थे। क्या यह हमारा लक्ष्य है? एडम ने एक नंगी चट्टान पर लेटे हुए पूछा, जो केवल आंशिक रूप से रेत से ढकी हुई थी। उसकी नजर पहाड़ी की ओर गई, जहां एक गुफा का चौड़ा प्रवेश द्वार था जिसके चारों ओर कई जीव थे। ओरेन ने सिर हिलाया। मैंने पहले भी एक बार गोल्डन सर्चर्स से निपटा था, लेकिन तब यह एक छोटा समूह शिकार था, और यहाँ उनके पास एक बंद घोंसला भूमिगत प्रकार है। बंद घोंसला? एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। घोंसले 2 प्रकार के होते हैं, खुले और बंद। सिल्वाना ने तुरंत जवाब दिया। जब आप और फायरफिक्स स्क्वाड ने छिपकली के घोंसले पर हमला किया, तो यह खुले प्रकार का था। अंतर बहुत सरल है, एक खुले प्रकार का अपना आधार नहीं होता है, लेकिन केवल एक क्षेत्र होता है जो शेर के झुंड की तरह शिकार का मैदान होता है। बंद प्रकार अधिक एकजुट होता है और अक्सर बहुत अधिक खतरनाक होता है, जैसे चींटियों की कॉलोनी। ओह, मैं समझ गया। कुछ मायनों में वे वास्तव में कीड़ों की तरह हैं। एडम ने गहरी निगाह से सिर हिलाया। गोल्डन सर्चर्स औसत ऊंचाई के थे और ज्यादातर इंसानों से थोड़े छोटे थे। उनके पास 2 लंबी भुजाएं थीं जिनमें 3 फैली हुई उंगलियां थीं और 2 मोटे पैर थे जिनमें 2 लंबे उभार थे जिनके नुकीले सिरे जमीन में गड़े हुए थे।
उनके मांसल शरीर सुरक्षात्मक काले शल्कों से ढके हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। उनकी कोहनी पर छोटे लेकिन तीखे ब्लेड थे जो ज्यादातर समय उनकी भुजाओं से निकली चौड़ी प्लेटों के नीचे छिपे रहते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ हजारों छोटे छोटे बालों से बनी एक सुनहरी कंघी थी जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। उनकी पीली आंखें चौकोर पुतलियों से सनकरी थीं जो चपलता और स्पष्ट दृश्य तीक्ष्णता से भरी थीं। उनके माथे से एक लंबा सींग निकलता था जो उनके सिर के पीछे की ओर मुड़ता था, जिससे एक घेरा बनता था जिसका उपयोग बचाव और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता था। अंतिम विवरण था उनके शक्तिशाली जबड़े, जो पत्थर को पीसकर चूर्ण बना देने तथा दुश्मन के मांस को गला देने में सक्षम थे। ये सब उनके मुंह की नसों में उपस्थित एसिड के कारण संभव हो पाया। वे वास्तव में शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन चूंकि यह V2 है, हम उनके उन्नत संस्करणों से मिलेंगे, इसलिए तैयार रहें। ओरेन ने कहा। एडम ने सिर हिलाया। वैसे गोल्डन एग कहाँ स्थित है? मैंने मिशन के लिए इनाम देखा है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने काफी चुनौतियां होंगी। ओरेन मुस्कुराया। हमें ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन पूरे घोंसले में केवल एक ही स्वर्ण अंडा है, इसलिए वे पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेंगे। हाँ, उस स्थिति में चलो समय बर्बाद नहीं करते। जितनी जल्दी हम इस मिशन को पूरा कर लेंगे, उतनी ही कम संभावना है कि कुछ भी फिर से घटित होगा। एडम ने चट्टान से कूदने से पहले जोरदार तरीके से कहा और फिसलकर नीचे गिर गया। ओरेन ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चल दिया। अध्याय 27 पंख। फेलिक्स और वेरना ट्रक के पीछे छिपते हुए नेस्ट के प्रवेश द्वार के जितना करीब हो सके पहुंचे। आसपास कोई और राक्षस नहीं था, इसलिए उन्हें केवल गोल्डन सर्चेस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत थी। गैर महत्वपूर्ण स्थितियों में हार्वेस्टर्स को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था, फैंटम्स के पास अन्य कार्य थे। गोल्डन सर्चेस के अलावा अन्य राक्षसों की कमी बंद घोंसले के फायदों में से एक थी। अन्य राक्षस बस पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि गोल्डन सर्चेस उन्हें नष्ट कर देंगे। कीड़ों की तरह वे अपने घोंसले की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। क्या आपको लगता है कि वे इसे संभाल सकते हैं? फेलिक्स ने चिंतित होकर पूछा। वना ने सिर हिलाया। जरूर, गोल्डन सर्चेस सबसे शक्तिशाली राक्षस नहीं है, भले ही यह भी 2 मिशन हो। एडम शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी हो सकती है। हालांकि उस स्थिति में ओरेन उसकी मदद कर सकता है। उसी समय 2 छायाएं पहले गोल्डन सर्चर के पास पहुंची जो घोंसले के प्रवेश द्वार से सबसे दूर खड़ा था। जाहिर है वह कोई गार्ड या कुछ और था। एडम सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। RRRRRKKK। गोल्डन सर्चर ने घुसपैठिए को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक कर्कश ध्वनि की। एडम ने शांत भाव से पीछे हटकर ओरेन को काम करने दिया, जो कहीं से भी प्रकट हुआ, राक्षस के ठीक सामने। उसने अपनी जोड़ीदार तलवारें घुमाई और आसानी से गोल्डन सर्चर का सिर काट दिया। राक्षस की गर्दन से नीले रक्त का एक फव्वारा बह निकला, जिसने उसके आसपास की हर चीज को भर दिया। बुरा नहीं है, यह आपका नेक्सस है ना? एडम ने ओरेन की तलवारों की ओर इशारा करते हुए पूछा। तलवारें एक जैसी थीं, जुड़वा जैसी, लंबी लाल ब्लेड वाली, बिना किसी सुरक्षा के, और काले रंग की मूठ वाली। यहां तक कि उन पर सूरज की रोशनी से पड़ने वाली चमक भी एक जैसी थी। ओरेन ने सिर हिलाया। यहां तक कि एक प्लाज्मा ब्लेड को भी उनके सुरक्षात्मक शल्कों को काटने में परेशानी होगी, लेकिन मेरी तलवारों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। उन्हें क्या कहा जाता है? मैं समझता हूं कि प्रत्येक नेक्सस का अपना विशिष्ट नाम होता है ना? एडम ने पूछा। जरूर, वे खूनी जुड़वा हैं। क्षमता के बारे में मत पूछो, तुम इसे जल्द ही देखोगे। ओरेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी हमारे पास समय नहीं है। एडम जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी गंभीरता बढ़ती गई और उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे के काफी करीब रख ली। अरे, मेरा सुझाव है कि आप अपने कानों को जितना हो सके उतना कसकर ढक लें। ओरेन ने बहस नहीं की और एडम ने जो कहा वैसा ही किया। जोला ने उसे एडम के दस्तानों के बारे में चेतावनी दी थी, इसलिए वह सिल्वाना या ओरेन की जगह पर नहीं रहना चाहता था। फिर एडम ने धागों को एक दूसरे पर पटक दिया, जिससे उसके अलावा सभी के लिए एक भयानक चीख निकली, जिसने आसानी से 1 दर्जन राक्षसों को निहत्था कर दिया। गोल्डन सर्चर्स ने अपने सिर पकड़ लिए जैसे कि वे फटने को तैयार हो। हर राक्षस पूरी तरह से भ्रमित था। एडम के हाथ में एक लंबी सुई दिखाई दी और उसके पैरों में बिजली के झटके महसूस होने लगे। एक ही पल में एडम ने खुद को गोल्डन सर्चर के सामने पाया। उसने सुई को सीधे राक्षस के सिर में घोंप दिया, फिर उसने ये कई बार दोहराया। प्रथम धुन का प्रभाव समाप्त होने से पहले ही प्रत्येक राक्षस की आंखें हमेशा के लिए खाली हो गईं। गोल्डन सर्चर जीन को आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। गोल्डन सर्चर जीन को आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। गोल्डन सर्चर जीन को आपके में रखा गया है।
एडम को कुल 10 जीन मिले। ये केवल श्वेत खतरा स्तर था, लेकिन ये देखते हुए कि उसने ये सब कितनी तेजी से किया, परिणाम प्रभावशाली था। ओरेन ने भी रिवॉल्व का प्रयोग किया, जिसमें उसने उस गोल्डन सर्चर का जीन लिया था जिसे उसने मारा था। आपने 10 जीन तक एकत्रित किए हैं। इसका मतलब है कि आप उनके बारे में दूसरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओरेन ने उत्साहित भाव से कहा। ठीक है। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी तिजोरी खोली जहां उसके सभी जीन स्थित थे। जब से उन्होंने एनोमलस इलेक्ट्रिक यील्ड जीन को अवशोषित किया था, तब से वे इसका अर्थ जानना चाहते थे, लेकिन हर बार जीन की जरूरत किसी और चीज के लिए होती थी। गोल्डन सर्चर X10 पहला सकल सफेद खतरा स्तर। संज्ञान का प्रथम चरण, राक्षस के बारे में प्राथमिक जानकारी और फोटो तक पहुंच। संज्ञान में दूसरा चरण, 10 तटस्थ जीन की आवश्यकता है। आसपास कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए एडम इस समय को ट्रांसम्यूटेटर का उपयोग करके 10 गोल्डन सर्चेस जीन को तटस्थ जीन में परिवर्तित करने में खर्च कर सकता था। फेलिक्स और वना गोल्डन सर्चेस से सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। उनकी कोहनी से निकले सींग और ब्लेड विशेष रूप से मूल्यवान थे। राक्षसों की सभी सामग्रियां मूल्यवान नहीं थी, उनमें से अधिकांश कचरा था, लेकिन हार्वेस्टर्स ने जो कुछ एकत्र किया वह गढ़ की फैक्ट्रियों को 24 घंटे पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राक्षस सामग्रियों का उपयोग मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता था: विभिन्न उपकरण, हथियार और कवच बनाने के लिए, महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, दुर्लभ निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए, और ऊर्जा के स्रोत के रूप में। प्रत्येक हार्वेस्टर को पता था कि राक्षस के प्रकार और उसके खतरे के स्तर के आधार पर किस राक्षस में क्या उपयोगी है, साथ ही निष्कर्षण के लिए कौन से उपकरणों की आवश्यकता है। आखिरकार प्रत्येक हार्वेस्टर को एक गंभीर परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, जिसके लिए वे वर्षों से तैयारी कर रहे थे। आपको 10 तटस्थ जीन मिले। ट्रांसम्यूटेटर रुक गया, अंधेरे में गायब हो गया और विनम्रतापूर्वक अगली बार काम आने का इंतजार करने लगा। फिर एडम की इच्छा पर 10 ग्रे गोले वॉर्ट की ओर बढ़े, जो गोल्डन सर्चेस को आवंटित लाइन थी। गोल्डन सर्चर पहला सकल सफेद खतरा स्तर। अनुभूति में पहला कदम, प्राथमिक राक्षस जानकारी और तस्वीरों तक पहुंच। अनुभूति में दूसरा चरण, कृत्रिम अनुभव। जीन के तालमेल के कारण अब जब आप इस प्रकार के राक्षस से लड़ेंगे, तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि आप वर्षों से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी हरकतें और हमले अधिक सटीक हो जाएंगे और आप उनकी हरकतों का आसानी से अनुमान लगा पाएंगे। संज्ञान में तीसरा चरण है, स्व तटस्थ जीन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम अनुभव। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे काम करता है। एडम ने गहरी निगाह से देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी पाने की उम्मीद कर रहा था, न कि ऐसी कोई चीज जो उसके युद्ध कौशल को प्रभावित करेगी। तभी एडम को याद आया कि उसके पास अभी भी लिविंग स्ट्रिंग्स के जीन्स X15 मौजूद है। जब तक समय था, एडम ने सभी जीन को तटस्थ जीन में बदल दिया और लिविंग स्ट्रिंग्स के ज्ञान में दूसरा कदम भी हासिल कर लिया। बोनस वही था, कृत्रिम अनुभव। फिर वह उस सबसे शक्तिशाली राक्षस के पास गया जिसे उसने अब तक हराया था। प्राइम स्टोन गोलियत पहला सकल हरा खतरा स्तर। अनुभूति में प्रथम चरण, प्राथमिक राक्षस जानकारी और फोटो तक पहुंच। संज्ञान में दूसरा चरण, 10 तटस्थ जीन की आवश्यकता है। हम भले ही प्राइम स्टोन गोलियत गोल्डन सर्चेस से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है, मुझे भी उतनी ही मात्रा में जीन की आवश्यकता है, लेकिन शायद मुझे वही प्रभाव नहीं मिलेगा, है ना? एडम ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। सब हो गया। फेलिक्स ने हाथ हिलाते हुए कहा। हमारे द्वारा एकत्र की गई लगभग सभी सामग्रियां एकदम सही स्थिति में थीं। ये पहले से ही एक अच्छा परिणाम है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना? वना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एडम ने सिर हिलाया। जरूर, ये तो बस एक वार्म अप था। आखिरकार गोल्डन एग घोंसले के बीच में है। बिल्कुल। हालांकि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे कुछ काम करना है। मैं हार्वेस्टर्स को अपना काम करने से नहीं रोकना चाहता था, इसलिए देखो। गोल्डन सर्चेस की लाशों के बीच खड़े होने से पहले ओरेन ने आत्मविश्वास से कहा। एडम ने हैरानी से अपनी भौहें उठाई। तभी ओरेन ने अपनी तलवारें घुमाई और उनकी लाल धारें हल्की सी कांपने लगी। धीरे धीरे गोल्डन सर्चेस से नीले रक्त की धाराएं बहने लगी और तलवारों में समा गईं, जिससे वे थोड़ी बड़ी हो गईं। ब्लेड के कुंद पक्षों पर तेज कांटे दिखाई देने लगे। ओह, बुरा नहीं है। अब आपका हथियार और भी शक्तिशाली है, और इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा? एडम ने उत्सुक भाव से पूछा। हाँ, उतना नहीं जितना मैं चाहता हूं, लेकिन 10 राक्षस मेरे लिए आधे घंटे के लिए पर्याप्त है। हालांकि हम वहां नहीं रुकेंगे, है ना? ओरेन ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा। एडम ने आगे बढ़ते हुए हल्का सा सिर हिलाया। फेलिक्स, वना सावधान रहना। तुम्हें घोंसले में प्रवेश करना पड़ सकता है, या तुम्हें जल्दी से भागना पड़ सकता है।
फेलिक्स और वेर्ना ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे गंभीर होते जा रहे थे। फिर एडम और ओरेन उस स्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां सैकड़ों गोल्डन सर्चेस थे और लगभग 10% ग्रीन थरेट लेवल के होने चाहिए। कदम कदम, एक और कदम। एडम और ओरेन आगे बढ़े और अपने एनईपी में लगे फ्लैशलाइट से अपना रास्ता रोशन किया। उनके कंधों के पास छाती पर टॉर्च की एक और जोड़ी भी थी। रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरी गुफा में ऐसा लग रहा था जैसे सूरज वहीं है। बीच बीच में गहराई से चटकने की आवाजें और खौफनाक सिसकियां आती रहती थीं। इन आवाजों की प्रकृति अज्ञात थी, लेकिन एडम और ओरेन को एहसास हुआ कि उन्हें किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ ओरेन ने आगे बढ़ने से पहले अचानक कहा। फिर कीट के पंख जैसी संरचना वाली 3 सुनहरी पत्तियां आदम की ओर बढ़ी। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी सुई से 2 ब्लेडों को काट दिया और तीसरे को पकड़ लिया। उसके दस्ताने सुरक्षित थे, लेकिन नेक्सस को काटने के लिए ये काफी नहीं था। वूश! ओरेन ने अपनी तलवारें घुमाई, उस लंबे राक्षस को मारने के इरादे से, लेकिन आखिरी क्षण में वह छाया चकमा देकर भाग गया। ऐसा लगता है कि इसी वजह से इस मिशन को भी 2 स्तर मिला है ना? एडम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उनके सामने एक गोल्डन सर्चर था, लेकिन यह उन लोगों से अलग था जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। वह एडम और ओरेन से थोड़ा लंबा था, उसका शरीर बेहतर था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी पीठ के पीछे 2 सुनहरे पंख थे। पंखों का निचला हिस्सा तीखे ब्लेडों से ढका हुआ था, जो किसी भी क्षण अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए तैयार थे। एडम, सावधान रहो, ये 2 पंखों वाला सुनहरा खोजकर्ता है, हरा खतरा स्तर। सिल्वाना ने गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 28, रानी और राजा। 2 पंखों वाला स्वर्ण खोजकर्ता निश्चित रूप से अपने छोटे साथियों से अधिक शक्तिशाली था। पंखों वाला खोजकर्ता अपनी ताकत से घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए दृढ़ था, और राक्षस के पास पूरा शस्त्रागार था। हुश! अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए गोल्डन सर्चर ने एडम और ओरेन पर कई ब्लेडों की बौछार कर दी। सिद्धांत रूप में अपनी बिजली जैसी तीव्र प्रतिक्रिया के कारण एडम प्रत्येक ब्लेड को रोकने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उनके पास ऐसी परिस्थितियों के लिए कार्य योजना थी, और एडम उसका पालन करने वाला था। वह ओरेन के पीछे खड़ा था, जिसने पहले ही अपनी तलवारें समकोण पर पार कर ली थीं। उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उनके चारों ओर सैकड़ों खूनी बूंदें दिखाई दी, जो हवा में लटक रही थी, मानो गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रही हो। फिर ओरेन ने अपने दांत भींचे, और हर बूंद सपाट हो गई। एक लाल रंग की दीवार ने उन्हें ढक लिया, जो उन्हें ब्लेड से बचा रही थी। केवल युक्तियां ही बाधा को पार कर पाईं। जब मुझे नेक्सस मिला, तो मैंने अपनी कमियों में से एक को दूर कर लिया, लेकिन यहाँ एक ऐसी रक्षा है जो शायद महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी मेरी कमी है। ऐसा लगता है कि ओरेन और मैं एक अच्छी टीम बनाते हैं। एडम ने गहरी निगाह से सोचा। बीच में अवरोध खुल गया और उसी क्षण एडम के पैरों में बिजली दौड़ गई। वह अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा और जल्दी से सुई को सीधे विंग गोल्डन सर्चर की छाती में घुसा दिया। क्या? ओरेन की आंखें चौड़ी हो गईं, ये देखकर कि सुई बिना किसी प्रतिरोध के धीरे धीरे राक्षस के मांस में प्रवेश कर रही थी। एडम के पास कुछ हद तक एक विशेष आदेश है। जोला की आवाज ईयर्ड में गूंजी। एक सीमा है, लेकिन उसकी सुई में प्रवेश करने की क्षमता अधिक है, क्योंकि जोर से सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। भाले की तरह, लेकिन प्रभाव अधिक मजबूत है, इसलिए आपकी तलवारों के लिए अभेद्य कवच एडम की सुई के लिए समान नहीं है। ओरेन ने नाटकीय ढंग से अपनी तलवारें आगे फेंकने से पहले सिर हिलाया। क्रैकल! तलवारें राक्षस के कंधों पर हल्के से लगी, लेकिन इतनी कि गोल्डन सर्चर एक क्षण के लिए अपना संतुलन खो बैठा। अच्छा काम! एडम ने एक सुई निकाली और राक्षस के सिर को नीचे से ऊपर तक छेद दिया। एक सटीक वार गोल्डन सर्चर को हमेशा के लिए अपने पंख फड़फड़ाना बंद करने के लिए पर्याप्त था। जीन को कौन ले जाएगा? एडम ने पूछा। भले ही वे दोनों राक्षस को मारने में शामिल थे, लेकिन उनमें से केवल एक को ही जीन मिल सका। जीन को भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, केवल पूरे जीन को ही अलग किया जा सकता है। क्या होगा अगर मैं इसे ले लूं? तुम अगला ले लो, फिर मैं तीसरा ले लूंगा, ओरेन ने सुझाव दिया। एडम ने कंधे उचकाए। ओरेन मुस्कुराया, रिवॉल्व को बुलाया, जीन लिया, और एडम का पीछा किया। सभी फैंटम की तरह एडम को भी जीन की जरूरत थी, और जितने ज्यादा जीन होंगे उतना ही बेहतर होगा। वह उस लक्ष्य का पीछा नहीं करना चाहता था या इसके लिए खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार कुछ मजबूत, उच्च खतरे वाले राक्षस सैकड़ों नियमित राक्षसों की जगह ले सकते थे, इसलिए उसे अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। फैंटम न केवल ताकत में भिन्न थे, या उनका ताला खुला था या नहीं और कितनी चाबियां डाली गई थीं, बल्कि युद्ध के अनुभव में भी भिन्न थे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए सभी कारकों की एक साथ आवश्यकता थी।
जैसे जैसे वे घोंसले की गहराई में आगे बढ़ते गए, एडम और ओरेन ने 40 से ज्यादा गोल्डन सर्चेस और 10 विंग्ड वन को रास्ते में मार डाला। उन्होंने जीन को बराबर बराबर बांट दिया, जिससे उनके पीछे लाशों का एक रास्ता बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे वे गोल्डन सर्चेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक अंडे इंक्यूबेटर तक पहुंच गए। अरे, इनमें से प्रत्येक अंडे की कीमत बहुत अधिक है। अगर हम पूरे घोंसले को साफ कर दें तो आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ओरेन ने मांस और सुनहरे बालों की कोशिकाओं में पड़े दर्जनों सफेद अंडों को देखते हुए खुशी से कहा। इस कमरे के सामने कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन एडम और ओरेन मिलकर इसे पार करने में कामयाब रहे। आखिरकार गोल्डन सर्चेस के पास उनका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी कोई अंडे क्यों खरीदेगा? मेरा मतलब है, आप उनसे शायद ही हथियार बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। एडम ने उलझन भरे भाव से पूछा। इनमें बहुत ऊर्जा होती है। सिल्वाना ने जवाब दिया, आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मानव जाति ने यह पता लगा लिया है कि किसी भी चीज से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए। केंद्रित ऊर्जा वाले राक्षस अंडे बेहतरीन जैव ईंधन है। वे किसी और चीज के लिए अनुपयोगी हैं। मैं उनसे तले हुए अंडे बनाने की सलाह नहीं दूंगा। एडम ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है, मुझे इसकी आदत डालने में काफी समय लगेगा। ओरेन ने पूरे कमरे की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि जगह सुरक्षित है तथा अंडे सुरक्षित हैं। फिर उसने बीच में एक बारूदी सुरंग लगा दी। क्या? एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और चमकते काले विस्फोटक उपकरण को देखा। ओरेन ने हाथ हिलाकर अंडों की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि नए गोल्डन सर्चर्स हमारे लिए सबसे बुरे समय पर जन्म लेने का फैसला करें। उन्हें वयस्क होने में बस कुछ ही घंटे लगेंगे, लेकिन खदान उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो फेलिक्स और वना आसानी से खदान को निष्क्रिय कर देंगे। चिंता न करें, उन्हें कई अन्य चीजों की तरह इसके लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। वह स्वयं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन वह जानता था कि यह बुद्धिमानी है, और अतिरिक्त सावधानी कभी बुरी बात नहीं होती। मृत भूमि में कोई भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए बचने की संभावना बढ़ाने वाली कोई भी कार्रवाई करनी ही थी। एडम को पूरा भरोसा था कि ओरेन ने सही काम किया है और वह अपने लिए नोट्स बना रहा था। एक और घंटे और लाशों के पहाड़ के बाद एडम और ओरेन आखिरी कमरे में पहुंचे। उन्होंने 100 से ज्यादा राक्षसों को मार डाला था और थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मिशन का लक्ष्य देखा, उनके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। अरे, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे को प्राथमिकता देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह एक भाग्य के बराबर है। एडम ने घोंसले की गहराई में बीच में स्थित विशाल अंडे को देखते हुए बुदबुदाया। गोल्डन एग के बगल में कई गोल्डन सर्चेस थे, खास तौर पर डबल विंग्ड वन। वे पहले से ही जानते थे कि उनके घोंसले में घुसपैठिए हैं, इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया, उनके भावी राजा का अंडा। अगर अंडे से कोई निकल आए तो क्या होगा? एडम ने राक्षसों को गौर से देखते हुए पूछा। गोल्डन सर्चर्स ने उन्हें गुस्से से देखा, लेकिन हमला नहीं किया क्योंकि उनका लक्ष्य अंडे की रक्षा करना था, बाकी सब कुछ महत्वहीन था। मिशन विफल हो जाएगा, सिल्वाना ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि यह समस्या का सबसे छोटा हिस्सा है। गोल्डन सर्चर्स का राजा उनकी पूरी प्रजाति में सबसे दुर्लभ और सबसे मजबूत है, जब तक कि आप प्राइम लोगों को नहीं गिनते। गोल्डन सर्चर्स का राजा एक ब्लू थरेट लेवल राक्षस है और उसी थरेट लेवल के ज्यादातर राक्षसों से ज्यादा ताकतवर है। इसकी तुलना में प्राइम छिपकली, जिसने फायरफॉक्स स्क्वाड के एक हिस्से को मार डाला, वह राजा के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगी। राजा छिपकली को चीरकर अलग कर देता और फिर उसकी खाल और हड्डियों को खा जाता। एडम ने गला साफ किया। उस दिन के बाद से वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि ऐसे राक्षस से लड़ने के बारे में सोच भी सके। ओरेन को भी यह एहसास हुआ। वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसे पता था कि संभावनाएं बहुत कम थी। आखिरकार अंडे से बच्चे नहीं निकल सकते थे। केवल रानी ही राजा को जगा सकती है और उसे अंडे से बाहर निकाल सकती है। वह 3 महीने के बाद कभी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन आमतौर पर रानी अधिकतम 6 महीने की समय सीमा तक प्रतीक्षा करती है, ओरेन ने समझाया। उसी समय एक लंबा प्राणी, जिसका धड़ पतला था, खाई से बाहर निकला। ये रानी थी। रानी की काया अलग थी, उसे ताकत के बजाय गति और चपलता के लिए बनाया गया था, जो सुनहरे तराजू से ढकी हुई थी। रानी के 3 घुमावदार सींग और 4 पंख थे, जिनमें ब्लेड लगे थे जो एक दूसरे से टकराते थे, जिससे 100 घंटियों जैसी खनक पैदा होती थी। एडम को घूरते हुए रानी ने अपनी कोहनी से 2 जोड़ी ब्लेड निकाले और घुसपैठियों की ओर इशारा किया। फिर दर्जनों गोल्डन सर्चर्स आगे बढ़े और उनका उद्देश्य अंडे की रक्षा करने से बदलकर घुसपैठियों को नष्ट करना हो गया। ठीक है, तुम में से बहुत सारे लोग हैं और मुझे इसी की जरूरत है।
एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और अपने दस्तानों के तने हुए धागों को एक दूसरे के करीब लाते हुए पूरे स्थान को एक भयानक चीख में डुबोने वाला था, जिसने हर प्राणी की आत्मा को असीम भय से भर दिया। अध्याय 29, नरसंहार और गिरी हुई रानी। ओरेन ने जल्दी से अपने कान ढक लिए, क्योंकि एडम के दस्तानों से एक भयानक चीख निकली, जिसने गोल्डन सर्चेस की लहर को रोक दिया। लेकिन विंग वन प्रतिरोध करने में सक्षम थे और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। एक बार और, मैं इसे फिर से कर सकता हूँ, एडम ने अपने कांपते हाथों को देखते हुए कहा। नेक्सस के गुण को कम समय में असीमित बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये सब फैंटम और गुण की ताकत पर निर्भर करता था, लेकिन औसतन फैंटम हर 3 घंटे में एक बार अपने नेक्सस का इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब था कि एक दिन के मिशन में अधिकतम 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। एडम ने शुरू में ही सोल क्राई का प्रयोग किया, और जब वे घोंसले की गहराई में पहुंचे तो उसका नेक्सस और वह स्वयं झटके से उबर गए। नेक्सस का लगातार 2 बार इस्तेमाल करना संभव था, लेकिन इससे एडम के कई मिनट तक अपने हाथों का इस्तेमाल न कर पाने और उसके शरीर पर गंभीर रूप से बोझ पड़ने का जोखिम था। लगातार तीसरी बार इस्तेमाल करना ज्यादातर फैंटम के लिए जानलेवा होता था, जिससे तुरंत दिल टूट जाता था। ओरेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एडम से ऐसा जोखिम लेने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने चर्चा की थी कि यह संभव है। आखिरकार इस मिशन पर 2 फैंटम थे, इसलिए एडम जोखिम उठा सकता था और अपने साथी पर भरोसा कर सकता था। तना हुआ धागा पुनः संपर्क में आया, तथा पहली चीख के मात्र 10 सेकंड बाद ही दूसरी भयानक चीख निकली। आर 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 ओ ओ ओ ओ ए आर 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 आर। गोल्डन सर्चेस दर्द से दहाड़ रहे थे, अपने सिर को पकड़ रहे थे और अपना चेहरा खुजला रहे थे। उन्होंने उस शोर से छुटकारा पाने की कोशिश की जो उनके दिमाग को चीर रहा था, लेकिन ऐसा करना असंभव था। अगर कोई सोल क्राई का विरोध नहीं कर सकता, तो यह अपना पूरा असर दिखाएगा। पंख वाले भी जमीन पर गिर गए, हिलने में असमर्थ हो गए, और रानी भी स्तब्ध रह गई। उसने पहले आत्मा के रोने पर मुश्किल से प्रतिक्रिया की थी, वह बस झुर्रीदार हो गई थी, लेकिन अब वह दबाव का सामना करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से ओरेन भी इसका अपवाद नहीं था, क्योंकि यद्यपि उसने अपने कानों को अपने हाथों से काफी कसकर ढक लिया था, फिर भी उनमें से उसकी नाक की तरह ही खून बहने लगा, लेकिन क्षति स्वीकार्य थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम दर्द से कराह उठा, अपने कांपते हाथों को देखकर जैसे उनमें हजारों अदृश्य सुइयां चुभ गई हो। असल में कुछ नसों के फटने के कारण उनमें से खून बह रहा था। अच्छा काम किया, ओरेन ने गंभीरता से कहा, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, तुम आराम करो और मेरा काम देखो। फिर ओरेन अपनी लाल तलवारें घुमाते हुए आगे बढ़ा और हर बार किसी राक्षस का सिर काट देता। ओरेन ने अव्यवस्थित तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सबसे पहले उसे विरोधियों की कुल संख्या कम करनी होगी, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका साधारण गोल्डन सर्चेस को मारना था। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे, और ओरेन के लिए ये स्थिर डमी के साथ लड़ने या गोभी को काटने जैसा था। मात्र 30 सेकंड में उसने सभी गोल्डन सर्चेस को मार गिराया, लेकिन विंग वन और स्वाभाविक रूप से क्वीन उसके तीखे ब्लेड से अछूते रहे। तुम्हारे पास अभी भी 15 से 20 सेकंड है, फिर एडम के नेक्सस का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का एहसास होगा। जोला की आवाज उसके ईयर्ड में गूंजी। जरूर, इसीलिए मैंने सबसे पहले कमजोर लोगों को मारा, वे मेरे हथियार होंगे। ओरेन ने अपनी तलवारें एक तरफ दिखाते हुए कहा। दर्जनों राक्षसों का रक्त खूनी जुड़वां की ओर बढ़ रहा था, जिससे उनमें शक्ति भर गई और वे 20% बड़े और चौड़े हो गए, तथा उनके कुंद भाग पर लंबे तीखे कांटों से ढक गए। प्रभाव पहली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, क्योंकि बहुत अधिक रक्त निकला था, इसलिए ओरेन कार्रवाई के लिए तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के, वह पहले पंख वाले सुनहरे खोजकर्ता की ओर बढ़ गया, जो पहले से ही धीरे धीरे होश में आ रहा था। कुछ और सेकंड और राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ओरेन ऐसा नहीं होने देगा। नीचे से 2 लाल ब्लेड राक्षस के कंधों की ओर बढ़े और उसके हाथ काट दिए। नीले रक्त की धाराएं बाहर निकली, जबकि ओरेन एक छाया की तरह राक्षस के बीच से गुजरा। पंख वाले स्वर्ण खोजकर्ता के धड़ पर 2 रेखाएं बनी, फिर राक्षस 4 टुकड़ों में विभाजित हो गया, फिसलकर जमीन पर गिर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, अभी 9 और बचे हैं, फिर तुम्हें रानी से निपटना होगा, जोला ने ओरेन को ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हुए कहा। ओरेन लाशों से भरे युद्ध के मैदान के बीच में था, दूसरी ओर जोला कई सारे मॉनिटर के सामने बैठी थी, जिनसे ओरेन के शरीर पर लगे कैमरे जुड़े हुए थे। वह उसके लिए एक अतिरिक्त जोड़ी आंखें और कान थी, जो लगातार सुराग दे रही थी। क्या तुम ठीक हो? सिल्वाना ने थोड़ी चिंतित आवाज में पूछा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी।
तुम पहली योजना पर टिके रह सकते थे, धीरे धीरे गोल्डन सर्चेस को मारना, जबकि ओरेन के खूनी अवरोध से सुरक्षित रहना। मेरी चिंता मत करो। एडम ने गहरी सांस ली और अपने साथी द्वारा किए जा रहे नरसंहार को संतोष के साथ देखा। विंग गोल्डन सर्चेस पहले ही ठीक हो चुके थे और लड़ाई में शामिल हो गए थे, लेकिन ओरेन अजेय था। उसने राक्षसों के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया, और अब उसके ब्लेड इतने मजबूत हो गए थे कि वे उनके सुरक्षात्मक शल्कों को पार कर सकते थे, जैसे मक्खन में गर्म चाकू। मिनट दर मिनट पंखों वाले सुनहरे खोजकर्ता कम होते गए और आखिरकार वे सभी अंधेरे रसातल में चले गए। कुछ का सिर काट दिया गया, वे चिकने और साफ थे, जबकि अन्य को ओरेन ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, शायद उसे भी इसमें मजा आ रहा था। वाह, अब तुम। ओरेन ने गहरी सांस ली, एक तलवार अपने कंधे पर रखी और दूसरी रानी की ओर तान दी। रानी युद्ध में शामिल नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास अपने योद्धाओं की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। ओरेन हमेशा उनके बहुत करीब रहता था और मारने के लिए भी उतना ही तत्पर रहता था। यदि रानी ने ओरेन पर स्वर्णिम तलवारों की बौछार करने का साहस किया, तो संभवतः वह उसे नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को ही घायल करेगी। कांपना, कांपना, कांपना। रानी ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे पंख एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे एक अनोखी ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे पूरा स्थान गूंज उठा। एडम अभी तक अपने होश में नहीं आया था, और रानी को ये बात पता थी, इसलिए उसने ओरेन से निपटने का फैसला किया, जो मुख्य खतरा था। अगर वह उसे मार सकती थी, तो एडम कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात गोल्डन एग को जीवित रखना था। आखिरकार, वह आसानी से सैकड़ों गोल्डन सर्चेस को जन्म दे सकती थी, लेकिन राजा एक अलग मामला था। वह क्यों नहीं बच रहा है? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, ओरेन की ओर आती सैकड़ों पत्तियों को देखते हुए। वे इतनी अधिक थी कि ऐसा लग रहा था कि वे एक ही धारा है, कोई अंतराल नहीं था। हाँ, तुमने उन सभी को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये तुम्हारी बड़ी गलती थी, ओरेन ने आत्मविश्वास से कहा, और उसकी आंखें चमक उठी। बहुत जल्द ही उसके चारों ओर एक खूनी गुंबद दिखाई दिया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से रानी के हमले से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं था। खैर, यही कारण था कि ओरेन ने अपनी तलवारों को रक्षा का हिस्सा बनाया, जिससे उन पर जमा खून पूरे अवरोध में फैल गया। पहले ब्लेड अवरोध में घुस जाते थे और उसे पार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वे आसानी से उछलकर किनारे की ओर उड़ जाते हैं। धिक्कार है, अपने योद्धाओं को मरने देने से तुम्हें ये स्थिति झेलनी पड़ी। ये तुम्हारी गलती थी, मूर्ख राक्षस, ओरेन ने खुशी से कहा। रानी असमंजस में थी, वह तेज तो थी लेकिन मजबूत नहीं थी, और उसके मुख्य हथियार ओरेन की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थे। रानी के पास बचने के लिए एकमात्र विकल्प राजा को जगाना था। अपने पंख फड़फड़ाते हुए रानी गोल्डन एग के पास पहुंची और उसकी उंगलियां चमक उठी। अरे, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ओरेन ने युद्ध में भाग लेने के लिए चिल्लाया, लेकिन जोला ने उसे रोक दिया और उसे नई जानकारी दी। ओरेन ने हल्का सा सिर हिलाया और अचानक एक घुटने पर बैठ गया, जिससे उसका कंधा दिखने लगा। तभी उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी, जिसके पैर विद्युतीय आवेश से ढके हुए थे। एडम ओरेन पर चढ़ गया, जो उसके लिए एक स्प्रिंगबोर्ड था, और पूरी गति से आगे बढ़ा, रानी के पास पहुंचा, जो अंडे को जगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसके हाथ में सैकड़ों बर्फ सफेद धागों से बनी एक लंबी सुई दिखाई दी। अलविदा, गिरी हुई रानी। एडम ने बुदबुदाते हुए सुई को रानी की छाती के बीच में घुसा दिया, जहां गोल्डन सर्चेस का दिल स्थित था। सुई ने नीले रक्त को रंग दिया, जिससे राक्षस, रानी और उस मां का जीवन समाप्त हो गया, जो कभी अपनी प्यारी संतान को जीवन नहीं दे पाई थी। अध्याय 30, विकृत अंतरिक्ष। प्रत्येक मिशन का अंत निश्चित था, जो भाग्य पर निर्भर करता था, सकारात्मक या नकारात्मक। एडम पहले ही 2 बार गंभीर परिस्थितियों में फंस चुका था, लेकिन अब समय आ गया था, वह आराम कर सकता था और गहरी सांस ले सकता था। हम जीत गए, है ना? एडम ने रानी के बेदम शरीर को देखते हुए बुदबुदाया। हाँ, हमने निश्चित रूप से ऐसा किया। मिशन त्रुटिहीन ढंग से पूरा हुआ। ओरेन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कंधे पर थपथपाया। एडम मुस्कुराया। उन्होंने इसे प्रदर्शित तो नहीं किया, लेकिन वे अपने नवीनतम आक्रमण से, बल्कि अपनी टीम वर्क से, जिसने इसे संभव बनाया, सचमुच रोमांचित थे। ये सिर्फ वह और ओरेन ही नहीं थे, अगर वे अकेले ही मिशन में शामिल होते, तो वे इतनी आसानी से और कुशलता से काम नहीं कर पाते। सिल्वाना और जोला ने उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था, भले ही वे कई किलोमीटर दूर थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने फैंटम के काम की कल्पना की थी। ये प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ लड़ाई की तरह घातक और महाकाव्य नहीं हो सकता था, लेकिन किसी को भी हर समय मौत के कगार पर रहने की जरूरत नहीं थी। वैसे, रानी के जीन ले लो। ओरेन ने अपना हाथ हिलाया, बदले में, मैं 3 और विंग गोल्डन सर्चेस लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? एडम ने हैरान होकर पूछा।
बेशक, ओरेन ने कंधे उचकाए, आखिरकार आपने अंतिम वार किया है। इसके अलावा, अगर आप उन्हें तटस्थ जीन में बदल देते हैं, तो विनिमय निष्पक्ष से भी अधिक होगा। तभी सिल्वाना की आवाज एडम के कानों में गूंजी। क्वीन ऑफ द गोल्डन सर्चर्स एक ग्रीन थरेट लेवल है, रेड बुक। इसलिए आपको सामान्य से थोड़े ज्यादा जीन मिलेंगे, लेकिन प्राइम टाइप के लिए जितने नहीं। ये थोड़ा अलग लेवल है, सिल्वाना ने समझाया। मैं समझ गया। एडम ने रिवॉल्व को बुलाने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गोल्डन सर्चेस की रानी जीन X3 को आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि दुर्लभ और शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करना वास्तव में जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि, मैं प्राइम स्टोन गोलियत जैसे किसी व्यक्ति से फिर से लड़ना नहीं चाहता, वह डरावना था। एडम ने अन्य राक्षसों के जीन एकत्र करते हुए मन ही मन सोचा। मिशन पूरा हो गया था और इससे भी अधिक, क्योंकि उन्होंने न केवल एक सुनहरा अंडा प्राप्त किया था, बल्कि उन्होंने एक पूरे घोंसले को नष्ट कर दिया था। इसके लिए उन्हें मिशन विभाग से कोई अतिरिक्त इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उनके लिए सामग्रियों का एक वास्तविक पहाड़ इकट्ठा करने का एक और अवसर खुल गया। 2 घंटे से ज्यादा समय तक फेलिक्स और वना ने गोल्डन सर्चेस के पंख, ब्लेड और सींग के साथ साथ आम अंडे भी इकट्ठा किए। ट्रक पूरी तरह भर गया था और पूरे घोंसले में सिर्फ एक ही चीज बची थी, गोल्डन एग। मुझे आशा है कि हमारे स्पर्श के कारण राजा जाग नहीं जाएगा। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। ओरेन ने अपना सिर हिलाया। केवल रानी ही कुछ हद तक राजा को जगा सकती है, ये सभी गोल्डन सर्चेस की सीमा है, क्योंकि उनका राजा वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, सिल्वाना, आप और जोला। एडम ने गंभीरता से कहा। जरूर, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं, वे एक ही समय पर बोले। यह आपको तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन मैं हाल ही में एक प्रेत बना हूं, और राक्षसों की विविधता मुझे भ्रमित करती है। उदाहरण के लिए, गोल्डन सर्चर है, लेकिन विंग्ड गोल्डन सर्चर है, जिसका खतरा स्तर अधिक है। सिद्धांत रूप में, उनमें से कोई भी प्राइम टाइप हो सकता है ना? एडम ने अपने हाथ की लहर के साथ पूछा। ओरेन ने सिर हिलाया। हाँ, संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन कुछ नेस्ट में उनके प्राइम संस्करण मौजूद हैं। फिर, रानी और 4 पैरों वाले जीवित स्प्रिंग जैसे दुर्लभ राक्षस भी हैं। अधिकांश मामलों में वे लाल किताब में दर्ज हैं। क्या मैं कुछ भ्रमित कर रहा हूं? ओरेन ने फिर सिर हिलाया। ये सही है, लेकिन गोल्डन सर्चेस का राजा भी रेड बुक में है और इस प्रजाति की एक दुर्लभ उपप्रजाति है। गोल्डन सर्चेस का पदानुक्रम लंबा है, इसलिए उनका राजा ब्लू थरेट लेवल राक्षस है। खैर, आप पहले से ही यह जानते हैं। ओरेन ने कंधे उचका दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम ने उसकी ठोड़ी को छुआ। ऐसी स्थिति में, सिद्धांततः किसी घोंसले में कोई प्रधान राजा निवास कर सकता है ना? एडम ने सुझाव दिया। ओरेन का चेहरा इस तरह विकृत हो गया मानो उसने मृत्युदंड सुन लिया हो। क्या कुछ गड़बड़ है? एडम हैरान था। नहीं, ये ठीक है। मैं बस कल्पना कर रहा था कि यह कितना भयानक होगा। ये संभव है, क्योंकि हालांकि राजा दुर्लभ हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उनकी संख्या बहुत कम नहीं है, बस उन्हें खोजना होगा। जाहिर है, उनमें से कुछ कमजोर हैं, और कुछ मजबूत हैं। मुझे लगता है कि सिल्वाना इसे मुझसे बेहतर समझा सकती है। ओरेन ने अपना हाथ हिलाया, गोल्डन एग की ओर बढ़ गया। ओरेन सही है, सिल्वाना ने शांति से कहा, बस इतना है कि संभावनाएं बहुत कम है। आप प्राइम किंग का सामना करने के बजाय कैसीनो में जीतना पसंद करेंगे, हालांकि आपके पास इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं होगा। प्राइम किंग आपको 1 सेकंड में मार देगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, पिछले 10 सालों में केवल 4 प्राइम किंग का ही दस्तावेजीकरण किया गया है। हमारे पास मुश्किल से कुछ तस्वीरें हैं। मैं समझ गया। खैर, अब मुझे बेहतर समझ आने लगी है कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। क्रैकल। ओरेन ने दोनों हाथों से सुनहरे अंडे को लपेटा और उसे उठाकर बाहर की ओर चल पड़ा। अंडा एक आदमी के आकार का था और इतना भारी था कि आम इंसानों को उसे उठाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना पड़ता। जब वे घोंसले से बाहर निकले, तो सूर्य पहले ही अपने शिखर रेखा को पार कर चुका था, और कुछ ही घंटों में क्षितिज के नीचे डूबने वाला था, तथा एकाकी चंद्रमा को रास्ता देने वाला था। अच्छा काम, अब हम घर जा सकते हैं, ओरेन ने खुशी से कहा, गोल्डन एग को ट्रक के ऊपर बांधते हुए। बहुत टाइट और संभवतः खुरदरा, फिर भी गोल्डन एग को चोट नहीं लगेगी, भले ही उस पर मिसाइल लग जाए। क्या हम वापस जा सकते हैं? फेलिक्स ने थके हुए चेहरे से पूछा। मुझे ऐसा लगता है, ओरेन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया, साथ ही एडम का भी। तुम्हारे उत्तर में, कुछ किलोमीटर दूर, फैंटम का एक समूह घात में फंस गया है।
ऐसा लग रहा है कि वे ठीक नहीं चल रहे हैं। सिल्वाना ने जल्दी से एडम को सूचित किया, जैसा कि जोला ने ओरेन को बताया। फेलिक्स उनके चेहरों के भावों से सब कुछ समझ गया। अरे, क्या हमें सचमुच फिर किसी को बचाना होगा? नहीं, एडम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन, एडम, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, ओरेन ने भ्रमित भाव से कहा। एडम ने गहरी निगाह से सिर हिलाया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपने आदमियों को और जोखिम में नहीं डालने वाला हूं। पिछली बार फेलिक्स और वना चमत्कार से बच गए थे, और मैं भी बच गया था। हम थके हुए हैं, हम ज्यादा काम के नहीं होंगे, और अगर हम मर गए, नैतिकता को पीछे छोड़ गए, तो ये गढ़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओरेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। किसी तरह उसे लगा कि वह एडम को इस तरह के फैसले के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। चलो घर वापस चलते हैं। मैं भी आप सभी की तरह अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। एडम ने ट्रक की ओर बढ़ते हुए हाथ हिलाया। कांपना, कांपना, कांपना। उसी समय उनसे 100 मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में ऐसा परिवर्तन हुआ मानो कोई विशाल अदृश्य वस्तु प्रकट हो गई हो, जिससे उसके चारों ओर की सभी चीजें विकृत हो गईं। पारदर्शी गोला थोड़ा सा कांप उठा, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती गई, एक अजीब सी ध्वनि निकली, मानो ब्रह्मांड कहीं भागने वाला हो। एडम मंत्रमुग्ध होकर गोले को देखता रहा, जबकि अन्य लोग तेजी से ट्रक में चले गए। वह क्यों खड़ा है? ओरेन ने असमंजस में बड़बड़ाया, फिर उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर आ गई। भाड़ में जाओ, एडम, जल्दी करो और भाग जाओ, ओरेन ने चिल्लाते हुए ट्रक से बाहर निकलते हुए कहा। हुश! अचानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ, हजारों डिस्कों के समान जोरदार कंपन के साथ, वह गोला सिकुड़ गया और पूरी तरह से गायब हो गया, ठीक आदम की तरह। आह! एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने कई दिनों में पहली बार सिल्वाना की आवाज सुनना बंद कर दिया, खुद को बिल्कुल अकेला पाया। केवल ठंडी हवा और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उसे घेरे हुए थे, जो उसे भयंकर बर्फानी तूफान के लिए तैयार कर रहे थे। मैं कहाँ हूँ?